आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो भैया? क्या चल रहा है? एवरेज पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? आज एवरेज की चौथी क्लास है और अच्छी बात पता है क्या? मुझे पता है जब आप मेरे साथ पहली बार जुड़ते हो तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में वक्त लगता है, इसलिए चौथी और जो पांचवी क्लास होगी उसमें हमने गैप भी रखा है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो पांचवी के बाद एक छठवीं क्लास भी लेंगे। ठीक है, तो गैप इसलिए दिया है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख लें और वो मजा लेना शुरू कर दें जो कॉन्सेप्ट सीखने में आता है, ताकि जब हम अगला टॉपिक शुरू करें तब तक आप मेरे साथ थोड़ा सेट हो जाओ। इसलिए मैंने चौथी क्लास के बाद एक गैप रखा है कि जो पांचवी क्लास जब हम करें तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर रखो, गैप मत रखो। गौरव जी, इसका पूरा शेड्यूल प्री डिसाइडेड है। प्री डिसाइडेड समझते हो क्या होता है? एक साइंटिफिक थॉट के साथ मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, तो जो गैप्स दिए गए हैं उसका पर्पस है। ठीक है, उसका पर्पस है। इससे पहले मैं अगला टॉपिक शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरह पढ़ाने के तरीके से बढ़िया से रूबरू हो जाए, चीजों को समझ लें, ताकि हम बाद में जो है आपको इतनी दिक्कत ना हो। हर टॉपिक के बाद गैप रखिए बेटा। शेड्यूल पहले फाइनल हो गया है, ठीक है? यहाँ कोच मैं हूं और कोच डिसाइड करेगा कि आपके साथ क्या करना है। मोहब्बत हुई नहीं है तुमको अभी मुझसे, कर लो। ठीक है, ताकि मैं जो कहूं वो करते रहो। शेड्यूल वगैरह ये सब मेरा काम है, ठीक है? मुझे ही करने दो मेरी जो मर्जी वो करूंगा। बना दिया शेड्यूल पहले से, अपने हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, तुम्हें बस काम क्या करना है, सीखना है, मौज करो ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमने कल कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? पूरा क्लास शेड्यूल्ड है, एक बार शेड्यूल चेक कर लिया करो, ठीक है? अच्छे से शेड्यूल, उसमें शेड्यूल में आपको पूरी क्लासेस दिख जाएंगी पहले से। ठीक है, तो उसका ट्रैक रखो आप। इसके बाद अगली जो क्लास हम लेंगे वो 25 तारीख को लेंगे, 25 ऑफ जुलाई। ओके, जो क्वेश्चन बचेंगे उनकी प्रैक्टिस करनी है, खुद ही पहले खूब लगाओ उनको, और डेविएशन बहुत अच्छे से आपको समझना है। 31 सवाल हमने कर लिए थे, हम 32वां सवाल करने जा रहे हैं आज, 32 क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और जस्ट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो हम एक पोल आपको देते रहेंगे ताकि आप इस पे जवाब भी देते रहे, मैं सवाल करता रहूंगा इधर। कह रहा है 5 इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब होता है बेटा पूर्णांक, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर, पूर्णांक। 5 नंबर दिए हैं, इसमें एस जो है वो औसत है टी और क्यू का। अब देखना यहाँ पर कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट टेस्ट होने वाला है आपका। आर जो है वो एस से बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है। आर जो है वो एवरेज है टी और पी का, टी और पी का औसत है। हमें बताना है कि इस सीक्वेंस में मिडिल नंबर क्या होगा। ये सवाल लग तो रहा है रीजनिंग का है, लेकिन ये मैथ का सवाल है, क्योंकि यहाँ एवरेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। और आप समझना बहुत ध्यान से इस बात को। तो आप करो, 5 नंबर है, एस अगर टी और क्यू का औसत है तो क्या चीज बहुत क्लियर है कि अगर मेरे पास टी और क्यू है तो एस इसके बीच में ही कहीं आएगा। कहां आएगा पता नहीं, औसत हमेशा बीच में होता है, तो हमने एस लिख दिया, यहां पर कहीं लिख दिया एस एन के बीच में। अब देखिए, आर एस से बड़ा है लेकिन क्यू से छोटा है, तो आर अगर एस से बड़ा होगा और क्यू से छोटा होगा तो आर तो यहां आ जाएगा, एस और आर लिख दिया मैंने। आगे क्या बोल रहा है कि आर जो है टी और पी का एवरेज भी है। आर अगर टी और पी का एवरेज है तो आप पी के बारे में ध्यान से सोचना, पी कहां आएगा? आर के बाद आएगा। तो आर के बाद अगर पी आएगा तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि आर की पोजीशन 3rd ही होगी। अगर पी मेरा आर के बाद आएगा, क्योंकि औसत है तो औसत हमेशा दो संख्याओं के बीच में होता है, टी ऑलरेडी इधर है तो पी को इधर ही कहीं आना पड़ेगा। और अगर पी इधर आया तो ऑर्डर मेरा हो गया टी एस आर पी क्यू, ये ऑर्डर बन गया। और ऑर्डर अगर बन गया तो आपसे पूछ रहा है ना कि मध्य संख्या कौन सी है, मिडिल नंबर कौन सा है, तो मिडिल नंबर हमारा आर हो गया। देखिए कितना बढ़िया लॉजिकल प्रश्न है। लेकिन जिनको ये बात नहीं पता है, मैंने आपको पहले दिन क्लास में बताया था कि औसत जो होता है वो लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होता है, लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में होता है। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये लो से हाई का ऑर्डर है, अगर ये लो से हाई का ऑर्डर है तो भी ये मिडिल नंबर होगा, और अगर आप ये मान लें कि ये हाई से लो का ऑर्डर है तब भी आपका बीच में होगा। टी और क्यू का एस तो नहीं आया इससे, ये कौन बोल रहा है कि टी और क्यू का औसत एस है? ये कौन बोल रहा है भाई? 10 और 15 लेट से वैल्यू है, 10 और 15 के बीच में इसका औसत 12.5 है, बट इसका ये मतलब नहीं कि इसके बीच में हर संख्या आने वाली इसका औसत है, लेकिन ये क्लियर है कि इसका औसत 10 से 15 के बीच में होगा। तो मैंने ये समझाया है कि भाई टी और क्यू का औसत अगर एस है तो एस कहीं टी और क्यू के बीच में आएगा, तो टी लिखा, क्यू लिखा, एस लिखा। फिर कह रहा है आर जो है वो एस से बड़ा है, तो आर हमारा एस के बाद आएगा, हम ये मान रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। फिर आप कह रहे हो कि आर एस और पी का औसत है, तो एस और पी के बाद हमारा आर आएगा। ये ऑर्डर, ये कोई जरूरी ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर ये भी हो सकता है टी एस आर क्यू पी। भाई आर जो है एस और पी का औसत है तो पी क्यू के बाद भी हो सकता है, तो हम इसकी पोजीशन क्यू पी या पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आर तब भी रहेगा मिडिल में ही, ये डेफिनेट है। क्यूपी की पोजीशन बदलने से मिडिल पोजीशन नहीं बदलेगी ना, वो तो सेम रहेगी ना। तो आर मिडिल में ही होगा। हम क्यू और पी की पोजीशंस नहीं जानते हैं कि क्यू पहले होगा या पी पहले होगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मजेदार लॉजिकल सवाल है। 33वां सवाल देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, 16 लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, 15 उनमें से 40 रुपए खर्च करते हैं डिनर के लिए। 16वां आदमी 25 रुपए ज्यादा खर्चा करता है 16 के औसत से। आपको टोटल एक्सपेंडिचर बताना है डिनर का कितना हुआ। पहले मैं इस सवाल को जानबूझ के ट्रेडिशनली कराऊंगा।
तो आप कहते हो 16 लोग हैं और 16 लोग में से 15 लोग 40 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा 15 इंटू 40 इनके द्वारा खर्चा हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 16वां आदमी जो है वो 16 का जो औसत है उससे 25 ज्यादा खर्चा करता है। तो मान लेते हैं 16 लोगों का औसत x है, तो 16 लोग कुल मिला के 16x खर्चा करेंगे। और ये भी दिया है कि 15 के बाद जो 16वां आदमी है वो इस x से 25 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा यहां से, ये कह रहा है रेमो की फुल फॉर्म, बेटा अर्जुन बनो। अर्जुन समझ रहे हो? अर्जुन का मतलब समझते हो? फोकस। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैं पढ़ाते समय नहीं दूंगा, ठीक है? इसलिए अभी तुम्हें समझा रहा हूं क्योंकि अभी शुरुआत में तुम जुड़े हो, मौज मस्ती के मूड में हो, मैं नहीं हूं। चुपचाप पढ़ो, ठीक है? आप कहोगे यहां से हमारे पास 15x है, 1x माइनस हुआ, हमारे पास वैल्यू कितनी बनी 15x, और 15x हमारा 625 के बराबर है, तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 625/15 आ जाएगी। पर क्या मुझे x निकालना है? मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है कि डिनर पे कितना हुआ, तो मुझे तो 16x निकालना है। तो आप कहोगे मुझे जो कैलकुलेट करना है वो 16 इंटू एक्स निकालना है कि डिनर पे खर्चा कितना हुआ, तो ये वैल्यू है 625/15 इंटू 16। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई? अब आपका आंसर जो होगा, आप डिवाइड करें 5 से तो 3 बनेगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 125 आ जाएगी। 125 को अगर मैं 16 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा? आप कहोगे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, सॉरी, फिर मैं इस कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट बताऊंगा आपको जिससे ओरली सवाल हो जाएगा। तो 16 पंचे 80 हो गया, 16 दूना 32 और 8 40 हो गया। ठीक है, 16 का नम 16 4 20 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 2000/3। और 2000/3 को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18 .66 ऐसे करके कंटिन्यूड होता है। इसको मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर क्या है? सी, 666.67। अब मैं आपको एक कैलकुलेशन की टिप देने जा रहा हूं इस स्टेज पे, इसको बहुत ध्यान से देखना कि कैलकुलेशन को जल्दी कैसे करना है। इसकी मैं एक टिप देने जा रहा हूं। पहली टिप, इसको आप बोलोगे रैमो मंत्रा के नाम से, जब भी मैं कैलकुलेशन की कोई ऐसी टिप दूंगा, कैलकुलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे जल्दी करनी है। मैंने वैल्यू क्या लिखी आपके सामने यहाँ कि 625 है इंटू 15/16 है। ठीक है, जब मैं आपको बेटा परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 6.25% होता है ना, ये 1/16 होता है। अभी घबराना मत, बस ये पॉइंट ध्यान रखो। 6.25% की वैल्यू 1/16 होती है। अगर मैं कहूं बताओ मुझे 625 की वैल्यू क्या होती है, तो 625 की वैल्यू बेसिकली 10,000/16 होती है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको 625 मिल जाता है। अब ये बताओ, ये जो 625 है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए दशमलव का ख्याल ना रखूं, मान लिया मैं 10,000 लिखूं और फिर मैं कहूं मैं 10,000 नहीं लिखूं, सॉरी, इसकी वैल्यू है 16/15, 15/16 नहीं, 16/15। मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपका शेप करेगा कैलकुलेशन, ऐसा है। तो मैं कह रहा हूं 10,000/16 है, मैं 10,000 यहां अगर नहीं लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे हमारे कैलकुलेशन में कुछ जीरोज हमें नहीं मिलेंगे। मैं कहूंगा कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको 1/16 ही लिखूंगा, इंटू 16 लिखूंगा, बटे 15 लिखूंगा। मैंने क्या किया? मैंने जीरोज का ख्याल नहीं रखा कि जीरोज कितने हैं। क्या जीरोज का ख्याल नहीं रखने से मेरे कैलकुलेशन में अंक बदल जाएंगे? नहीं, सिर्फ ये होगा कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट में जीरोज नहीं, अंक तो वही दिखेंगे ना। तो अब ये 16 से 16 कट गया। अल्टीमेटली आपको 1/15 के बारे में सोचना है। अब जब आपको मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि 1/15 परसेंटेज में 6 2/3% होता है, या फिर कह लें 6.67% के आसपास, 6.666% के आसपास होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब आप 1/15 की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये वैल्यू में जो डिजिट्स आएंगे, अंक आएंगे, वो अंक यही आएंगे 6 6 6 6 कंटिन्यूड लाइक दैट। अब आपको वो आंसर पकड़ना है जिस आंसर में मुझे 6 6 6 का रेपिटेशन दिख रहा हो कंटिन्यूड। जब दशमलव लगा दोगे तो 1 6 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने अंकों का यहाँ ख्याल नहीं रखा है। और आपका आंसर जब आप ऑप्शन चेक करने जाओगे तो कहोगे यही हो सकता है बस, जिसमें अंक मुझे 6 6 6 दिख रहा हो। ये कैलकुलेशन का ब्रह्मास्त्र है। जब इस साल हमारे पास ऑल इंडिया रैंक 3 आए, जितने भी मेरे टॉपर्स मेरे पास आए हैं, वो यही कहते हैं कि सर ये क्या मैजिक आपने हमको दिया कि दशमलव भूल जाओ। ये छोटी सी बात लोगों को नहीं आती है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें ऑप्शन 4 लिखे होते हैं, और अगर ऑप्शंस लिखे हैं तो हम दशमलव का ख्याल ना रखें तो भी काम बनेगा। दशमलव का ख्याल कब रखना है ये भी मैं बताता हूं। दशमलव का ख्याल आपको तब रखना है, जैसे एक ऑप्शन मान लिया ऐसा दिया हो कि एक ऑप्शन में लिखा है 666.7, एक ऑप्शन में लिखा है 666.7, कुछ इस तरह के ऑप्शंस अगर होते 6 पॉइंट ऐसे करके, तब हम दशमलव का ख्याल रखते, क्योंकि हमें पता चाहिए कि भाई दशमलव एग्जैक्टली कहां लगेगा। लेकिन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 99.9999% जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आप देखोगे अंक समान होने ही वाले नहीं है आपके ऑप्शंस में। आपको ऑप्शंस ऐसे दिए जाएंगे कि भाई अगर 3 डिजिट में मेरा आंसर है तो सारे ऑप्शन 3 डिजिट में होंगे, और 3 डिजिट में 2 ऑप्शन सेम तो वो लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके अंकों में अंतर होगा, अंक अलग अलग होंगे, और अगर अंक अलग अलग होंगे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप दशमलव और जीरोस को भूल जाना। जिन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम समझ में आया है, परेशान नहीं होना है, बस इसको देख लेना है, ताकि जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, ये चीजें रिवाइज होती रहेंगी। जब मैं सवाल कराते रहूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा ये मैंने कैसे यूज किया। तो मैंने पहले सवाल को ट्रेडिशनली कराया,
फिर मैंने आपको एक रैमो मंत्र दिया, इसको बस ध्यान से देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, अगर समझ में कम आए तो परेशान मत हो। अब आते हैं तीसरे मेथड पे जिसका नाम है डेविएशन, सेम सवाल के लिए मैं आता हूं अब डेविएशन पे। अब इस सवाल को हम डेविएशन से करेंगे, ठीक है। अब देखो डेविएशन से कैसे होगा प्रश्न। 15 लोगों का औसत 40 है, क्योंकि 15 लोग 40 ईच स्पेंड करें तो आप करो 15 लोगों का औसत 40 है। इसका जो ओवरऑल औसत है, इसमें एक आदमी और भी है, 16वां आदमी, इनका ओवरऑल औसत हमने मान लिया x है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसके पास इस x से 25 ज्यादा है, इसके पास x प्लस 25 है। तो मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डेविएशन निकालने जाऊं तो आप मेरे को ये बताओ, क्या यहां डेविएशन प्लस 25 है इसका? यस, 25 ज्यादा है औसत से, तो 25 ज्यादा लेके बैठा है। एवरेज का चश्मा लगाते ही ये 25 भागेगा और ये 25 यहां चला जाएगा। इन 15 लोगों में इस 25 को मुझे बांटना पड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, 40 इनके पास ऑलरेडी है, और जैसे ही मैं एवरेज का चश्मा लगाऊंगा, ये औसत के बराबर वैल्यू रख के बाकी वैल्यू को फेंक देगा इनके पास। तो ये 25 इन 15 लोगों में विभाजित हो जाएगा। आप मुझे बताओ, अब आप कह रहे हो कि 15 लोगों के पास 40 प्लस 25 बटे 15 यानी 50, 25 5 3 15 ईच हो गया। ये इन 15 लोगों का औसत हो गया एक तरह से, और 16वें आदमी के पास एक्स ही बचा। मेरे को एक बात बताओ, क्या कोई फर्दर एडजस्टमेंट कर सकते हो आप कि इसकी वैल्यू इसको दे दो? नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी जो एडजस्टमेंट था कर दिया, इसको तो कुछ अब मिलना ही नहीं है, ये तो एक्स औसत के बराबर ही लेके बैठ सकता है ना चश्मा लगा के। इसका ये भी मतलब हो गया कि एक्स इसी के बराबर है, क्योंकि अगर फर्दर एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो यही मेरा औसत हो गया। सबके पास इतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो आपने औसत इस तरीके से निकाल लिया। अब मुझे अगर टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, एक्सपेंडिचर का टोटल, तो एक्सपेंडिचर का टोटल होगा 16 इंटू एक्स। तो 16 इंटू 40 प्लस 5/3, आप कहोगे ये वैल्यू हो गई मेरी 640 प्लस 80/3। अब 640 लिख दिया मैंने, 80/3 देखोगे तो आपको ये होगा 26.67, 26.6 के आसपास होगा, 6-7 लिख सकते हैं इसको। और ये वैल्यू जो आपको चाहिए थी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई 666.67, जो आपको आंसर चाहिए था, तो आपको आंसर मिला। लोग 16 हो गए, 25/16 क्यों नहीं? आशीष जी, डेविएशन को कैसे समझना है आपको? डेविएशन देखो, हम किसी के पास अगर औसत के टर्म्स में देखते हैं तो वो औसत के बराबर अगर ऑलरेडी लेके बैठा हुआ, ये जो औसत है x, ये ऑलरेडी 16 लोगों का औसत है, 16 लोगों का औसत है। तो जब 25 हम निकाल रहे हैं तो जो इसके पास बच रहा है ये ऑलरेडी 16 लोगों का औसत के बराबर ही वैल्यू बच रही है। तो आप 25 को 16 लोगों में अगर बांट दोगे तो 16 लोगों के औसत से ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। आप जिस केस से मिक्स कर रहे हो ये वो केस ही नहीं है। समझ में आई बात? हम 25 निकाल के जो वैल्यू मेरे पास है वो ऑलरेडी 16 लोगों का औसत है, इसके पास तो इतना ही रहेगा। तो जो बचा माल है, एक्स्ट्रा माल है, वो किसमें बटेगा? 15 लोगों में। मजा आया? ये कहते हैं गहराई बेटा, गहराई। ठीक है, क्लियर? 34वां सवाल देखिए। ये सवाल वैसे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल है, नाव डूबने वाली, पर इस सवाल में एक शब्द लिखा हुआ है औसत, एवरेज रेट ऑफ सेलिंग। ठीक है, इसलिए सवाल को यहां नहीं करेंगे। ये सवाल आपका टीएसडी में होगा, बट इसमें इसलिए पढ़ा है क्योंकि एवरेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए शीट में सवाल है, बट इसमें कॉन्सेप्ट जो है पूरा वो डूबने का है, इसको हम करेंगे टीएसडी में, तो इस सवाल को स्किप करेंगे अभी। 35वां सवाल देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। ये कह रहा है कि जो बॉलिंग एवरेज है, देखो बैटिंग एवरेज दुनिया को पता होता है, बॉलिंग एवरेज लोगों को नहीं पता, तो इसको समझाना है कि बॉलिंग एवरेज क्या है। एक बॉलर का वो 16.6 है और उसने 6 विकेट लिए 24 रन देके अपने आखिरी मैच में। बताना है कि उसका एवरेज अगर 0.6 से इंप्रूव हो जाता है तो नंबर ऑफ विकेट्स उसने कितने लिए थे आखिरी मैच के पहले। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉलिंग एवरेज क्या होता है, राइट? इस भावना को समझना बहुत जरूरी है। ऑल्दो ये क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत जल्दी हो जाएगा, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन पहले बॉलिंग एवरेज समझना जरूरी है। बॉलिंग एवरेज क्या होता है? तो बॉलिंग एवरेज देखो क्या होता है, ये बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं कि रन्स पर विकेट। कोई भी बॉलर जब बॉलिंग करता है तो वो जब बॉल फेंकता है तो कुछ रन्स देता है और कुछ विकेट लेता है। तो हम ये देख लें कि हर विकेट में कितने रन जाते हैं लगभग, वो बॉलिंग एवरेज कहलाता है। अब मुझे बताओ कौन बेटर बॉलर है, कौन बेटर बॉलर है? मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, सुन लेना। लेट्स से मैंने कहा एक बैट्समैन है मेरे पास, ए बॉलर है ए और एक बॉलर है बी। मैंने लिखा कि वो 11.4 रन्स पर विकेट उसका बॉलिंग एवरेज है और दूसरे का मेरा है 12.6 रन्स पर विकेट। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा बॉलर बेटर बॉलर है, राइट? ए और बी में से ही ऑप्शन आपको चूज करना है, ए और बी में से ही आपको ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन दिखेंगे, एक ही लगाना, ए और बी में से लगाना बस आप। ठीक है, मुझे बताओ इसका उत्तर क्या है, कौन बेटर बॉलर है? जिसका, काफी लोग सही कर रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू आर राइट, कि जो बंदा कम रन दे के विकेट ले लेता है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड कम है, वो अच्छा बॉलर है। तो ये हमारा बेटर बॉलर हुआ इन टर्म्स ऑफ विकेट टेकर, बेटर बॉलर है। ठीक है, ये आपको समझना है। यानी ये हो गया कि जब बॉलिंग एवरेज का मैग्नीट्यूड कम होगा
तब वो बॉलर बेहतर होगा। हम कहेंगे इसका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गया। भाषा सवाल में ऐसे ही यूज होगा, कहेगा बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गया। बॉलिंग एवरेज क्या हो गया? इंप्रूव हो गया। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होने का मतलब होता है कि एवरेज का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया। मैग्नीट्यूड गिरेगा यानी कम रन देके विकेट ले रहा है, एवरेज मैग्नीट्यूड गोज डाउन। मैग्नीट्यूड कम हुआ, एवरेज इंप्रूव हुआ। समझ में आया? बैटिंग के केस में उल्टा होता है, जब रन्स बढ़ेंगे, ज्यादा रन बनाएगा बैट्समैन पर इनिंग, तो हम कहते हैं इसका एवरेज बढ़िया हो गया। तो किसी का अगर 54 बैटिंग रेट है एवरेज और किसी का 56 बैटिंग रेट का एवरेज है, तो 56 वाला बेटर बैट्समैन हुआ एवरेज के टर्म्स में। लेकिन बॉलिंग में खेल उल्टा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहले अब हम इस सवाल पे आते हैं, जो सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। इस सवाल को मैं अगले पेज में कराऊंगा, पहले सवाल ठीक से पढ़ लो। तो कह रहा है किसी का बॉलिंग एवरेज 16.6 है, यानी हर विकेट लेने में वो लगभग 16.6 रन खर्च करता है। ठीक है, फिर कह रहा है आखिरी मैच में उसने 6 विकेट लिए हैं, 24 रन दिए हैं। 6 विकेट लिए और 24 रन दे दिए। इससे उसका औसत 0.6 से इंप्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर? तो मतलब कितना हो गया? 16 हो गया। समझना आप, पहले 16.6 था, अब कितना हो गया? 16 हो गया। राइट, ये क्लियर हुआ सभी को? पहले 16.6 था, अब 16 हो गया। ये पहले का एवरेज है, ये अभी का एवरेज हो गया। और ये कब हुआ है? जब उसने 24 रन देके 6 विकेट लिए। क्या हुआ है? 24 रन देके 6 विकेट लिए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ इनिंग्स हैं वो कितनी है? एक्स मान लो आप। ठीक है, नंबर ऑफ इनिंग एक्स है, नंबर ऑफ विकेट्स एक्स मान लो, सॉरी विकेट्स ही निकालने हैं मुझे। तो 16.6 रन पर विकेट अगर हैं और मान लेते हैं उसने एक्स विकेट्स लिए, तो कितने टोटल विकेट्स हो गए? 16.6 इंटू एक्स हो गया। अब ये कह रहा है कि सॉरी इतने रन हो गए, ये रन हो गए, इतने रन इसने टोटल दिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अब उसका जो एवरेज है बॉलिंग वो 16 हो गया। कब हो गया? जब उसने एक पर्टिकुलर इनिंग में कितने विकेट्स ले डाले? 6 विकेट ले डाले। तो मेरे को आपको यह बताना है कि 16 को मैं किस चीज से गुणा करूं। आप कहोगे x+6 से गुणा करो, क्योंकि x विकेट्स आप बोल रहे हो उसने लिए थे पहले, तो इतने रन थे, अब x+6 विकेट्स हो चुके हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? क्या मैंने जो लिखा है वो सही है? या बोलिए, क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बराबर हो जाएगी, या 24 कहीं जोड़ना भी पड़ेगा? यहां 24 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 24 रन भी दिए उसने। और नंबर ऑफ विकेट्स कितने हो गए? x+6 हुए कि नहीं हुए? ओके, जरा माइनस करो इसको, मैं फिर से समझाऊंगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस है, परेशान ना हो। तो 0.6x की वैल्यू, इसको इधर माइनस करेंगे, 16 छक्का 96 बनेगा, और ये वैल्यू 96 माइनस 24 हो गई। तो 0.6x की वैल्यू लिखोगे आप, 96 में 24 घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 72। अब मैं कहूंगा x की वैल्यू क्या होगी? 120। x क्या थे? नंबर ऑफ विकेट्स, ये थे नंबर ऑफ विकेट्स। राइट, मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या किया है। मैंने यहां पर लिखा है टोटल रन्स, टोटल रन्स। x हमारे हैं नंबर ऑफ विकेट, ये नंबर ऑफ विकेट। तो मैंने ये बोला है कि x विकेट्स उसने लिए जब औसत 16.6 रन पर विकेट था, तो कितने रन दिए उसने? इतना, 16.6 इंटू एक्स। फिर एक पारी और हुई है जिसमें उसने 24 रन और दिए, तो टोटल रन कितने हो गए? इतने। यानी अगर मैं वो एक्स विकेट के बाद जो एक इनिंग हुई है उसको भी इंक्लूड कर लूं, तो टोटल रन इतने गए हैं इसके द्वारा। और अब औसत अगर 16 हो चुका है और उसने 6 विकेट और ले लिए हैं, तो मैं इस 16 को x+6 से भी गुणा कर सकता हूं कि नया औसत 16 है और टोटल नंबर ऑफ विकेट x+6 है, तो टोटल रन सारी इनिंग में कितना होगा? इतना उसने दिए, दोनों बराबर होने चाहिए। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यही सवाल जब आप एलिगेशन से करोगे तो बहुत क्विक होगा, लेकिन अभी मैंने एलिगेशन पढ़ाया नहीं है, बट मैं लिख देता हूं एलिगेशन से कैसे होगा, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अगर जिसको एलिगेशन आती समझ में आएगा, इसको नहीं आएगी सवाल बाद में एलिगेशन फिर से होगा। तो एलिगेशन में ऐसे करोगे आप 16.6, फिर आप कहोगे यहां पर इसने क्या किया है, आप कहोगे 24 रन दिए, 6 विकेट लिया, तो ये 6 चौके 24 बनेगा, 4 रन पर विकेट। एक पर्टिकुलर इनिंग में क्या हुआ है, आपने 4 रन देके, 4 रन का एवरेज है आपका, 4 रन पर विकेट, तो यहां पर आप लिखोगे 4। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा औसत क्या हो गया? 16। और अगर मेरा औसत 16 हो गया तो देन आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, रेशियो मिलेगा यहां से, यहां वैल्यू मिली 12 और यहां वैल्यू मिली 10.6 मिली। तो आप कहोगे जब यहां 6 होगा तो यहां 120 होगा। यहां ये 6 क्या है? विकेट्स हैं, 6 विकेट्स, ये है आपका 120 विकेट। राइट, तो जब हम यहां रन्स पर विकेट लिखते हैं तो ये जो वैल्यू आती है विकेट रेशियो होता है। ये मैं आपको एलिगेशन में समझाऊंगा, एलिगेशन अलग से पढ़ाया जाएगा आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में। आई जस्ट गिव दिस मेथड सो दैट आप थोड़ा सा इस बात को समझ पाए, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर मैं इसी चीज को लेट्स से डेविएशन से करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, समझिएगा। आप कहोगे मेरे पास 16.6 का औसत है, ठीक है, क्लियर। यहां आप कहोगे मेरे पास 4 का औसत है, ये एक पारी है। 4 का औसत कैसे आया? वही 24 रन दिया और 24 रन देके 6 विकेट लिया, तो रन पर विकेट 4 हुए।
इनके कॉम्बिनेशन से हमारा कंबाइंड जो बाउलिंग एवरेज है वो 16 है कंबाइंड बाउलिंग एवरेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हमारा नेट डेविएशन हमको 0 बनाना है। नेट डेविएशन 0 कैसे बनाना है देखिएगा, आप कहोगे 16 है तो ये वैल्यू मुझे -12 का डेविएशन दे रही है, ये वैल्यू मुझे 0.6 प्लस का डेविएशन दे रही है। अब आप मुझे बताओ ये नेट डेविएशन 0 कैसे होगा। ये नेट डेविएशन 0 करने के लिए आप खुद बोलोगे कि मेरे को इनको किस रेशियो में लेना चाहिए। आप कहोगे अगर इन दोनों का रेशियो, खुद अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि इन दोनों का रेशियो 6:120 है, जिसको हम 1:20 बोल सकते हैं। अगर इस प्लस और माइनस का डेविएशन रेशियो 1:20 है तो मुझे इनको 20:1 में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी 20 छक्का 120 12 बनेगा और 12 × 1 12 बनेगा, माइनस प्लस बैलेंस हो जाएगा। यहां से देखिए डेविएशन से आपको रेशियो मिल गया। फिर आप कहोगे ये विकेट रेशियो है, आप कहोगे 1 यूनिट ये 6 विकेट के बराबर है। क्वेश्चन ने बोला आखिरी पारी में 6 विकेट लिए, तो 20 पारी में कितने विकेट्स होंगे, आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 120 विकेट्स हो जाएगी। इंपॉर्टेंट देखो इस सवाल में ये है कि ये सवाल मैं एलिगेशन में फिर से कराऊंगा, परेशान ना हो। मैंने इस सवाल को ट्रेडिशनली एक्सप्लेन किया, मैंने इस सवाल को एलिगेशन से एक्सप्लेन किया, एलिगेशन से बाद में फिर से इस सवाल में कराऊंगा क्योंकि एलिगेशन जब समझाऊंगा। तीसरा मैंने डेविएशन से रेशियो निकालना सिखाया कि मुझे अगर 16 मेरा औसत है और मेरा नेट डेविएशन मुझे 0 चाहिए, और एवरेज के रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 होगा कि नहीं होगा। यस, मैं फिर से लिख देता हूँ 16.6 4 और 16। समझना, आप मान लो इसकी x क्वांटिटी है, इसकी मान लो y क्वांटिटी है, ऐसे समझ लो, ठीक है। 16.6 पे कितना डेविएशन है, 0.6 ईच प्लस में। यहाँ कितना डेविएशन है, -12। आप बताओ 0.6 का डेविएशन कितने लोग दे रहे हैं, x लोग। 12 का डेविएशन माइनस में कितने लोग दे रहे हैं, y लोग। यहाँ से आप खुद x/y निकाल सकते हो, 20:1 आ गया। अगर ये 20:1 आ गया तो एक क्या है, 6 विकेट के बराबर है। अब मैंने इसको थोड़ा ट्रेडिशनल करके समझा दिया डेविएशन, तो ये वैल्यू 120 विकेट्स हो गई। यही आपको निकालना था कि उसने कितने विकेट्स लिए थे टिल दिस पारी। ठीक है, क्लियर। तो 3 बार समझा दिया, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, घर जाके थोड़ा जूझना, तब भी समझ में नहीं आया तो एलिगेशन में फिर से सवाल कराऊंगा, तब आपको एलिगेशन से दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब 36वां सवाल देख लो बालक, राइट। कितने लोगों को मजा आ रहा है, थम्स अप हिट करो यार, पता तो चले हमारे अर्जुन लोग क्या कर रहे हैं। हिट थम्स अप प्लीज, हिट थम्स अप। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप हिटिंग, कीप हिटिंग। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग द क्लास। ओके, कीप हिटिंग, वेरी गुड। 500 से ऊपर निकल गया। 1000 थम्सअप तो चाहिए यार क्लास में, कम से कम 1000 थम्सअप। हाँ जी, वेट कर रहा हूँ, सवाल पढ़ते रहो। जिन लोगों ने थम्सअप हिट कर दिया सवाल पढ़ते रहें, जिन्होंने नहीं किया वो करते रहें। 1000 चाहिए थम्सअप। यस, कीप गोइंग, कीप गोइंग, वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल। जितने क्लासमेट हो सब जरा थम्सअप हिट करते रहो। 1000 प्लस के बाद काउंटर ही रुक गया, ठीक है। वाओ, मजेदार। देखो देखो देखो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। 36वां सवाल देखो। 52 स्टूडेंट्स हैं एक हॉस्टल में, 9 नए बच्चे आते हैं हॉस्टल में, और फिर प्रतिदिन एक्सपेंडिचर मेस का बढ़ जाता है बाई ₹31, लेकिन पर हेड एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स का कम हो जाता है 2 से। आपको बताना है कि ओरिजिनल एक्सपेंडिचर मेस का कितना है, ठीक है, राइट। बहुत ध्यान से देखें, 1200 लोगों ने थम्स अप मार दिया। करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। चलो आओ इधर। 52 स्टूडेंट एक हॉस्टल में है, ठीक है। 52 स्टूडेंट क्या है हॉस्टल में, 52 स्टूडेंट्स आर इन द हॉस्टल। तो सवाल जरा समझते हैं। हम मान लेते हैं कि पहले जो हमारा औसत है 52 स्टूडेंट का वो x है, राइट। मान लेते हैं औसत x है, एक्सपेंडिचर पर हेड जो खर्चा हो रहा है वो x है। लेट अस अज्यूम दैट, ओके। हाँ जी, लाइक बढ़ाते रहो 2000 के ऊपर ले जाओ, थम्स अप, ठीक है। कई बहुत साइलेंटली पढ़ते हैं क्लास में, कर रहे हैं हमें कुछ नहीं करना है, हम तो थम्स अप भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। अब कह रहा हूं मैं कि भाई इससे टोटल एक्सपेंडिचर कितना बना, 52x बना, 52x एक्सपेंडिचर। 52x एक्सपेंडिचर जो बना, इसके बाद कह रहा है कि भैया 31 रुपए एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, 31 रुपए मेरा एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा, ठीक है। कब, जब हमारे 9 लोग और आ जाएंगे। तो 52 और 9 61 हो गया, 9 लोग और आ गए। लेकिन कह रहा है अब पर हेड एक्सपेंडिचर 2 कम हो गया। तो मैंने एक्स जो माना है ना, ये पर हेड एक्सपेंडिचर माना है, पर हेड एक्सपेंडिचर माना है इसको, ठीक है। क्लियर है सभी को, यस, मेक सेंस। हाँ जी, क्लियर। अब यहां से ट्रेडिशनली सवाल को हम कर सकते हैं। आपको पता है ट्रेडिशनली सिर्फ मौज के लिए करा रहा हूं मैं, हम तो अभी डेविएशन से सवाल की धज्जियां उड़ाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, उधर एक 31 बचा हुआ है, 122 और चला जाएगा, ओके। थम्स अप करते रहो, 2000 चाहिए, देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो गई 9x इज इक्वल टू 122 में 31 जोड़ा, ये वैल्यू हो गई 153। x से डिवाइड करेंगे, 9 × 9 9 9 7 63, क्या x की वैल्यू 17 आ गई, यस।
x की वैल्यू अगर 17 आ गई, राइट, जो थम्स अप वेट नहीं करेंगे पाप लगेगा। ट्रेडिशनल टेक्निक नहीं होती है जो, राइट। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लाइव हैं बेटा, है ना। आई जस्ट वांट टू सी, ऑल्दो लाइव काउंट बहुत ज्यादा है इस क्लास में बेटा। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लाइव व्यूअर क्लास जो हमारी क्लास में अटेंड करते हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप इतने लोग मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो। मुझे जो नंबर मालूम चला है, जितने बच्चे इस क्लास में हैं लाइव पढ़ते हैं, और जितने लाइव पढ़ते हैं ना बेटा, उसके कई गुने बच्चे होते हैं बैच में एक्चुअली, ठीक है, कई गुने बच्चे होते हैं। और जितने लाइव पढ़ते हैं उसमें सारे लोग थम्स अप भी नीड करते हैं। अब देखो थम्स अप ही 2100 हो गया, 2200 हो गया, राइट। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि इस बैच में कितने हजारों में बच्चे हैं, 5 डिजिट में बच्चे हैं कम से कम, ठीक है, और 6 हो तो कोई भरोसा नहीं, है ना। इतने बच्चे एनरोल्ड हैं इस बैच में, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने दी है मुझे, सिलेक्शन तो करवा के ही मानेंगे, ठीक है। तो कंपटीशन देख लो इस क्लास में भी है, ठीक है, इसलिए दम लगा के मेहनत करो यार। एक मिनट बस देना मुझे, लेट मी रिप्लाई दिस। अरे यार कौन है, फोन अपना छोड़ गया इधर। अरे भैया स्विच ऑफ ही कर देते, किसी और का फोन है, मेरे रूम में छोड़ के चले गए, ठीक है। ऑलराइट 2500, चलते रहो बच्चों, चलते रहो। चलो अब देखो ये सवाल जो है हमने निकाले, x की वैल्यू 17 है, पूछ रहे हैं बताओ ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या है। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आपका था 52x, और ऐसे हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो। तो ये 52 × 17 निकालना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है देखना, मल्टीप्लाई कैसे करना देखना। 17 को 50 से गुणा करोगे, ऐसे सोचो, 17 बच्चे 85, 850 हो गया, लिख दो। 17 दूना 34, तो ये ऐसे कैलकुलेशन आपको करनी है। आपकी वैल्यू आ गई 4 5 3 8 और 8 884, आंसर हो गया आपका बी। कई बच्चे यूनिट डिजिट से सवाल करते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट से सवाल कैसे होता है, 7 दूनी 14, अंत में 4 आएगा, यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा प्रोडक्ट का। 4 लेकिन 2 में है, फंस गए तुम, इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन करना सीखो। आप कहोगे सर डेविएशन चाहिए हमको, इससे कम पे बात नहीं बनने वाली है। डेविएशन चाहिए, इससे कम पे बात बनने वाली है नहीं। तो हम अब आते हैं डेविएशन पे, ठीक, ध्यान से देखो। 17 का मल्टीपल, हाँ ठीक है, सब बातें नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, चलते रहो। अब देखो सवाल को मैं डेविएशन से समझाता हूँ। देखो यहां पर वैल्यू हमने कहा हमारे पास एक औसत है, 52 लोग हैं, कुछ मेरा औसत है, 9 लोग आए। आपको एक चीज पता है कि मेरे पास टोटल 31 बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, इन सबके पास औसत था x, लेकिन आपको पता है औसत सबका 2 से गिर जाना है। सबका 2 से गिरेगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कहेंगे हमसे 2 ले जाओ यार प्लीज, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, यस। अगर 2 सब ले जाएंगे, यहां से 2 कम होना ही होना है, तो क्या 52 लोगों से 104 इन 9 लोगों को जाएगा, ऑब्वियसली यहां जाएगा, और कहां जाएगा, यहीं आएगा ना। तभी तो ये सारे x-2 का औसत बना पाएंगे। 2 अपना दान करेंगे, दान किसको करेंगे, 104 लोगों को, ओके, 104 लोगों को, कीप हिटिंग 104 आ गया 9 के पास। अच्छा जो 31 और एक्स्ट्रा आया है वो कौन लेगा, ये कहेगा भैया हमको तो देना है, हमको नहीं लेना है, तो ये भी इनको मिल जाएगा। अब इन 9 लोगों के पास टोटल कितना मिल गया, 135। 9 लोगों के पास टोटल 135 है। क्या मैं पूछ सकता हूं 9 लोगों के पास एवरेज कितना है, 135/9, क्या ये 15 है। यानी अब कहानी ऐसी हो गई कि 52 लोगों के पास x-2 है, और इन 9 लोगों के पास 15 का औसत है। अब मैं एक सवाल और पूछूंगा, और वो सवाल सिंपली मेरा ये है कि क्या अब कुछ और ट्रांसफर हो सकता है। आप कहोगे नहीं, ये अब कुछ देगा नहीं। अगर ये कुछ देगा नहीं तो ये तो इतने ही रहेंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है जो होना था। अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका था तो x की वैल्यू हमारी 17 के बराबर है। जी हाँ, हमारी x की वैल्यू 17 के बराबर है। मिल गया कि नहीं। सोचो डेविएशन, अगर आप इसको सीख गए ना बेटा, तो इन सब सवालों में भी कलम नहीं उठाना है। आप मेंटली सोचोगे अच्छा 2 कम हो गया, 2 हो गया, 104 हो गया, 31 हो गया, 135 हो गया, 135 बटे 9 15 15 15 15 217, खत्म सवाल। अब क्या होगा उत्तर, उत्तर कैसे आएगा तुम्हारा, उत्तर सीधे कैलकुलेट होगा कि मुझे 17 × 52 निकाल लेना है, और 17 × 52 कितना होगा, 17 34, 17 5 85 और 3 88। हुआ कि नहीं हुआ, यस, क्लियर हुआ आपको। तो योर आंसर इज सिंपली 884। सभी को समझ में आया, ओके। सो आई एम गोइंग स्लो टुडे बिकॉज इन क्वेश्चन से आपको वो क्लैरिटी मिलेगी ना डेविएशन की, कि आप मेंटली सवालों को कर पाओगे। एवरेज इज ऑल अबाउट डेविएशन, डेविएशन समझ लो बस। देखो मैं फिर समझाता हूं एक बात। मैंने बोला कि इन 52 लोग और 9 लोग जब मिलेंगे तो औसत हमारा क्या होगा, x-2 हो जाएगा, x से 2 गिरेगा। तो इनकी क्या इच्छा है 52 लोगों की, इनकी सिंपल सी इच्छा है कि भैया हमसे ना 2 ले लो, तब हमारा औसत x-2 हो पाएगा। 52 लोगों ने अगर 2 का दान किया तो वो किसको करेंगे, इनको करेंगे।
इन्हीं को जाएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में, और कौन किसके पास चला जाएगा? पड़ोसी को तो जाएगा नहीं, इनको आएगा। तो 104 तो इनसे आया, प्लस क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल जो खर्च हो रहा था मेस की बिल में, वो 31 रुपए से और बढ़ा, यानी बाहरी सोर्सेज भी 31 दे रहे हैं ग्रुप में सरप्लस। वो भी कौन लेगा? ये कहेगा भैया नहीं नहीं, मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपना 2 दान किया है, हमारा औसत 2 से गिरना था, हम भैया सेट हैं, अब उनको 2 जाके, हमें नहीं चाहिए। तो 31 ये भी इन्हीं के पास आ गया, तो इन 9 के पास टोटल 135 हो गया, तो इसका औसत कितना हो गया? 15। अब मैं कह रहा हूं इन 9 के पास 15 है, इन 52 के पास x-2 है। अब क्या मैं इधर से उधर कुछ कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये x-2 पे रुक जाएगा, इसका औसत 2 से गिराना था, गिर चुका है, ये कुछ लेगा ही नहीं। अगर ये कुछ लेगा नहीं तो ये कुछ देगा नहीं, क्योंकि ये देगा तो ये लेगा। इसका मतलब ये की बात हो गई कि ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। दैट्स इट। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? हाँ जी, आना ही चाहिए, क्यों नहीं आएगा जब इतना बढ़िया समझ में आ रहा है तो। 37वां सवाल देखो बेटा, 104 52 लोग 2-2 अपना कम करेंगे तभी तो उनका औसत गिरेगा। 2 से कम करना है, अपना औसत देना है। 2 औसत कम हो जाएगा, ये थियरी में पढ़ाया अच्छे से। 37वां सवाल करो। एवरेज प्राइस 40 आर्टिकल का 60 है, बाद में ये पाया गया कि 25 को हमने गलती से 52 पढ़ लिया था, 32 को हमने 23 पढ़ लिया था। उल्टा है, देख लो, उल्टा है तो मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट करूंगा। आर्टिकल 60 से 40 हो गए, 60 थे 40 नहीं थे। हमें बताना है कि एक्चुअल एवरेज क्या है। आते हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस पे। ट्रेडिशनल प्रोसेस कहेगा कि भाई 40 का औसत अगर 60 है तो टोटल क्या है? टोटल आपका है 40 इंटू 60। पर क्या ये टोटल करेक्ट है? जी नहीं, क्योंकि कह रहा है कि बाद में पता लगा कि हमने 25 को 52 पढ़ रखा है। तो मैं कहूंगा मेरा टोटल 2400 नहीं है, 25 को अगर 52 पढ़ रखा है तो 52 को निकालूंगा, और अगर 25 को लाऊंगा तो मेरा टोटल करेक्ट हो रहा है। फिर 32 को हमने 23 पढ़ रखा है, तो मैं 23 को भगाऊंगा और 32 को लाऊंगा, तो ये मेरा जो टोटल हुआ ये करेक्ट टोटल है। अगर ये करेक्ट टोटल है, अगर ये करेक्ट टोटल है, तो आप कहोगे कि फिर डिवाइड किससे करें? पहले बेटा 60 से डिवाइड हुआ था, सॉरी 40 से डिवाइड हुआ था, लेकिन कह रहा है आर्टिकल 60 थे 40 नहीं थे, तो मैं इसको अब 40 से नहीं बल्कि 60 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब देखो वैल्यू कितनी कितनी आई, ये 2400 है। 52 और 25 का अंतर तो ऐसे ही लिख सकता हूं मैं, 5 - 2 क्या होता है आपका? 3 होता है, 9 तो 27 आएगा माइनस में। यहाँ क्या है 23 32 है 9 आएगा, तो -18 बना। 2400 -18/60। अगर आप बुद्धिमान है तो पहले सब्ट्रैक्ट मत करना, सीधे डिवाइड करो। 60 से 40 मिलेगा, और ये 18/60 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 0.3 मिलेगा। वैल्यू हो गई 39.7। आंसर हो गया ए। ओके, क्लियर? क्या मैं कुछ और करूं? भाई कहां से क्या बोला यार? क्या मैं कुछ और करूं जिसमें आपको और मजा आ जाए? करना चाहते हो कर दें? 40 से डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि कह रहे हैं ना 40 लोग नहीं 60 लोग हैं। टोटल मुझे मिल गया करेक्ट टोटल, अब उस करेक्ट टोटल को मुझे 60 से इसलिए डिवाइड करना है, कह रहा है 40 नहीं 60 है मेरे पास। अब इस सवाल को उड़ा दें? चलो ठोको लाइक, उड़ा देते हैं। उड़ा देते हैं, दन दनादन उड़ा देंगे सवाल को, मतलब ऐसा कराएंगे कि मौज आ जाएगी तुमको। ठीक है, सीधे कर देंगे। ठीक है, लो ठीक है बेटा, पहले समझो ये टोटल है, फिर मैं कह रहा हूं ये टोटल मेरा करेक्ट नहीं है क्योंकि कुछ गलत पढ़ा गया। हमने 25 पढ़ना था 52 पढ़ लिया, तो 52 घटा के 25 जोड़ा ताकि टोटल करेक्ट हो। हमने 23 पढ़ लिया था 32 को, तो 23 को हटाया 32 को लाया, तो ये हमारा करेक्ट टोटल हुआ। ये करेक्ट टोटल हुआ, ये हमारा करेक्ट टोटल है, तो टोटल मिल गया। अब एक गलती और थी कि भैया लोग 40 थे, 40 नहीं 60 थे, तो 60 से डिवाइड किया। अरे 40 का होगा भाई? कह रहा है आर्टिकल्स पहले 40 पढ़े गए थे, 60 होने चाहिए थे, तो 60 से डिवाइड करोगे ना अगर एक्चुअल एवरेज निकालना है तो। अंग्रेजी भी पढ़ रहे हो इंस्टेड ऑफ? यस, तुमने 60 को 40 पढ़ लिया था, अब कह रहा है 60 ही पढ़ो ना। अब हम आते हैं, बवाल करने जा रहे हैं, बर्दाश्त कर लेना प्लीज, दिल थाम के बैठो, कुछ कमाल करने जा रहा हूं मैं। पहले क्या बोल रहा है? पहले बोल रहा है कि भैया क्वांटिटी मेरे पास है 40 और औसत मेरे पास क्या है 60। एक बात बताऊं तुम्हें, क्वांटिटी इंटू एवरेज क्या होता है? टोटल। अच्छा बताओ, अगर मैं क्वांटिटी और एवरेज को ऐसे उल्टा कर दूं तो क्या मेरा टोटल बदलेगा? नहीं, सेम रहेगा। मैं कहूं 40 लोगों का औसत 60 है, मैं ये भी बोल सकता हूं 60 लोगों का औसत 40 है, इससे क्वांटिटी पे फर्क, टोटल पे फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है क्या? नो। तो अब हम उल्टा काम करेंगे। सवाल पहले क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया ऐसा है 40 लोग नहीं थे 60 लोग थे। मैं कहूंगा अच्छा, तो अगर 40 का औसत 60 था तो भैया 60 का औसत 40 होगा। पहला करेक्शन क्या कर दिया हमने? क्वांटिटी करेक्शन कर दिया। 40 का औसत 60 बोल रहे थे, 60 का औसत 40 होगा, पहला करेक्शन हो गया। अब देखो, अब आप करो यही घोटाला थोड़े ना है सर, एक और घोटाला है। क्या घोटाला है सर? हमने
25 को 52 पढ़ लिया था, तो मैं कहूंगा चलो ये भी करेक्ट कर दिया। आप डेविएशन निकाल रहे हैं, ये हमारा औसत था, लेकिन अब हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट हम क्या करते हैं, नेट डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि 60 क्वांटिटीज अगर हैं तो उनका औसत 40 था, और ये भी इनकरेक्ट है। अभी हमें वो गलती भी सुधारनी है। फिर मैं कहूंगा सर वो ना 32 को 23 पढ़ लिया था, मैं कहूंगा चलो ठीक है ये भी कर दिया। कितने लोगों में बांटोगे, अब कितने लोग हैं तुम्हारे पास, 60 लोग हैं, देखो 40 माइनस ये 18 आएगा, 18/60, 39.7 आपकी वैल्यू आ गई। एक और करेक्शन कर सकते हैं हम, थोड़ा और स्मार्टनेस अगर आपके अंदर है तो मैं एक चीज और दिखा सकता हूं। मैंने कल तुमको क्या बताया था कि अगर 52 को उल्टा करके पढ़ना है मुझे, तो अंतर क्या होगा, 9 × 3 27 होगा। अब मामला है प्लस होगा कि माइनस होगा। आप कहोगे ज्यादा वाले को भगाना है, कम वाले को लाना है, तो डेफिसिट क्रिएट होगा। तो आप सीधा ऐसे बोल सकते हो कि ये वैल्यू -27 है। कैसे, अगर मुझे 52 को भगाना है और 25 को लाना है, डेफिसिट होगा, ज्यादा जाएगा कम आएगा। और उल्टे नंबर्स अगर होते हैं तो 9 का मल्टीपल होता है। अंतर डिजिट्स में क्या है, 3 कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, 9 3 27 होगा, -27 लिखो। यहाँ देखो 23 को भगाना है, 32 को लाना है, इनके बीच में डिजिट का अंतर क्या है, 1। कितना अंतर होगा, 9 का। बड़ा वाला आया छोटा वाला गया तो क्या होगा, +9/60। यू कैन डू दिस क्वेश्चन मेंटली बाय दिस अप्रोच। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखो, लास्ट स्टेज को जो मैं अभी लिख रहा हूं, आपको कलम उठानी नहीं पड़ेगी, जबकि ये सवाल बाकी लोगों के लिए सुप्रीम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हमने सिंपल से एक प्रॉपर्टी यूज किया है, 40 × 60 = 60 × 40। छोटी सी बात है, पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। सवाल देके देख लो उनको, वैसे नहीं सोचेंगे, वो टोटल निकाल लेंगे, उसमें घटाएंगे। यही बनाना है तुमको बेटा, सोचने वाले आदमी बनो। 60 का 40, 40 का 60, कितना आसान है, कर दिया करेक्ट, बवाली खत्म। ये सवाल मेंटली कर सकते हो, जाके अपने दोस्तों को टेस्ट करो आज। मेक श्योर कि वो मेरे स्टूडेंट ना रहे हो पहले, वरना वो बता देंगे ऐसे ही। किसी को टेस्ट करना जाके, ये सवाल देखे कैसे कर रहे हैं सवाल, ठीक है, चेक कर लो। फिर तुम्हें लगेगा सही जगह आ गए हो, तो बहुत सही जगह आ गए हो। अब हम बदनाम इसलिए क्योंकि हम ये सब सिखाते हैं। क्या गलती करते हैं, ये सब ना सिखाएं, लॉजिक ना सिखाएं, छोटी छोटी बात ना सिखाएं। कौन सी बड़ी कमाल की बात मैंने सिखा दी, यही तो कह रहा हूँ, 40 का 60 है, 60 का 40 होगा। लोग कहते नहीं हमको सीखना ही नहीं, हमको तो वो किताब वाला सोल्यूशन दिखाओ सर, XYZ। हम कहाँ दिमाग लगाएंगे एग्जाम में, क्यों लगाएंगे? फिर कहेंगे लोग एग्जाम में नहीं लगता है, नहीं लगेगा। गलत मास्टर से पढ़ोगे कभी नहीं लगेगा, सही जगह पढ़ोगे, सही जगह सीखोगे, लगेगा। ये अपनी प्रैक्टिस में लेके आओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 8 मेंबर्स का वजन अगर हम 22 में से सीक्वेंस में मेजर करें, मतलब 22 लोग हैं, उनमें से 8 लोगों का हम वेट मेजर करना चाहते हैं सीक्वेंस में। तो कह रहा है कि एवरेज जो वेट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड नहीं, इस, अच्छा ठीक है, इस कैलकुलेटेड, करेक्ट ग्रामर है, कोई दिक्कत नहीं है, इस कैलकुलेटेड आफ्टर मेजरिंग वेट ऑफ ईच मेंबर, ईच टाइम एवरेज कैलकुलेटेड एंड इट इज 1 more than previous average, find the difference of weight of first and last member। जरा इस सवाल का उत्तर देखते हैं, ट्राई करो आप लोग, लिखने कौन बताते हैं। इस सवाल में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो ओरली सवाल का उत्तर संभव है, ओरली। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। काफी लोग दे रहे हैं, बट वो काफी लोग काफी नहीं है, लेस देन 50% आर करेक्ट। ओके, इट्स अराउंड 44% ने सही उत्तर दिया, 44% ने सही उत्तर दिया, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले तो सवाल को समझो। ये कह रहा कि भाई हमारे पास लेट से 8 लोग हैं, A1 का हमने औसत निकाला, ये आया मान लिया x। फिर हमने A1 के बाद जब A2 का मेजरमेंट किया, इन दोनों का औसत निकाला, तो औसत आया x+1, 1 से बढ़ गया। फिर हमने A1 A2 A3 भी आ गया, इसका औसत जब तीनों का निकाला तो ये आया, एक और बढ़ गया, x+2। फिर अगर हमने A1 A2 A3 A4 का औसत निकाला तो ये वैल्यू हमारी हो गई x+3, एक और बढ़ गया। ऐसे डॉट डॉट चले जाएं, हम करें A1 A2 A3 से लेके हम A8, सारे जब 8 आ जाएंगे और तब हम अगर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, औसत और बढ़ चुका होगा, 4 लोग और है, 4 से और बढ़ जाएगा, x+7 हो गया, राइट। इस तरह से कहानी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई ये जो A1 है और ये जो A8 है, इनमें क्या अंतर है। अब आपको इस सवाल बहुत ही वर्ड्स में दिया है, उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि एक नया मेंबर आने से अगर औसत मेरा 1 से बढ़ता जाता है तो इसके 2 केसेस होते हैं। कब होता है ऐसा, जब हमारा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का केस हो या फिर हमारा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का केस हो। कि हमारे पास मान लिया एक नंबर है, हमने उसका अगला इवन नंबर जोड़ दिया, औसत 1 से बढ़ जाएगा। उसका अगला इवन नंबर जोड़ दो, 1 से बढ़ जाएगा। उसका अगला इवन नंबर जोड़ दो, फिर से 1 से बढ़ जाएगा। या फिर हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, तब भी यही होता है, सेम सिनारियो। तो ये जो प्रश्न है इसमें ये हमें समझ में आ गया कि या तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की सीरीज है या फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की सीरीज है। इसका मतलब ये नहीं कि इसके उत्तर 2 हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने कहा A1 मेरा पहला ऑड नंबर है और A8 हमारा 8वां ऑड नंबर है,
इनके बीच में अंतर कितना होगा? 7 × 2। हर 2 का जंप लगाओगे अगला नंबर मिलेगा। ए से A8 जाने तक 7 जंप लगाने पड़ेंगे। 7 दूनी 14 हो गया, 2 का अंतर हो गया। अगर आप A1 को इवन मानते हो तो ये कहानी है, A1 को आप ऑड मान लो तो भी कोई फर्क नहीं है। A1 को अगर आप ऑड मानोगे तो भी क्या होगा? हर 2 की कूद लगाने पे ऑड मिलेगा। तो यहां पर यही वैल्यू आपकी हो गई फिर से 7 × 2, आंसर 14 ही होगा। अगर मैं ये पूछ लूं कि भाई A1 से लेके A8 की जो सीरीज है ये इवन नंबर की सीरीज है या ऑड नंबर की सीरीज है, अगर मैं ऐसा आपसे पूछूं तो आप कहोगे हम नहीं बता सकते, लेकिन हम अंतर जरूर बता सकते हैं कि भाई ये अंतर जो होगा वो 7 × 2 14 का ही अंतर होगा। ठीक है, तो कांट बी डिटरमिन, नहीं दोनों हो सकता है। नीतीश जी वो बात सही है, लेकिन जो पूछा गया है उसका उत्तर डेफिनेट है। उसका उत्तर क्या है? डेफिनेट है। 7 × 2 14 ही होगा, चाहे आप इवन नंबर की सीरीज मान लो चाहे ऑड नंबर की सीरीज मान लो, सब में 2 का ही अंतर होता है ना। तो 8 नंबर लिया तो 14 का अंतर होगा पहले और आखिरी में। ठीक है, पहले और आखिरी में 14 का अंतर होगा, ये भी थ्योरी में पढ़ाया था मैंने। क्लियर? होल नंबर्स बेटा, हाँ उसमें अगर होल नंबर्स में तो 1 का इंक्रीज होता ही नहीं है। अगर आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आप पकड़ते हो तो मैंने उसमें क्या समझाया है, उसमें 0.5 का इंक्रीज होता है। ये वो केस नहीं है, वो 0.5 का इंक्रीज वाला केस बनता है। ये 1, अब ये पॉइंट आपकी नोट्स में अगर नहीं गया तो बर्बाद है। फिर आपको समझना है कि अगर 1 का इंक्रीमेंट में ले रहा हूं तो 1 का इंक्रीमेंट का मतलब ये क्लियर कट जो केस है, ये केस किस चीज का है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछो। इसी सवाल में अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछता कि A1 to A8, राइट, A1 to A8 के लिए एक स्टेटमेंट मैंने बोला कि लेट्स से ऑप्शन ए बोला कि ये इवन नंबर सीरीज है। इवन नंबर मतलब ये सवाल नंबर सिस्टम में भी आ सकता है इस तरीके से, इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, बी ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, सी ए और बी, और डी नन। अब मैं चाहता हूं सभी लोग इसका सही उत्तर अगर नहीं देंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी से उत्तर दो इसका, इस सवाल का, कि अगर मैं यही सवाल देके आपसे ये पूछ बैठूं कि A1 से लेके A8 तक के जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स के बारे में हमें अगर बोलना है तो ये इवन नंबर सीरीज है, ऑड नंबर सीरीज है, या ए होगा या बी होगा या नन होगा। देखते हैं क्या उत्तर आता है। ओके, so 80.51% people are saying that this will be A or B, and I am very happy that this is absolutely wrong. Welcome to Ramo sir maths classes. Ha 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 ha. Answer is D. फंस गए मेरे जाल में तुम लोग, समझे कि नहीं? फंस गए। वाह 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 वाह, मौज आ गई मौज आ गई मौज आ गई। डांस करने का मन कर रहा है। यस, ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ के तो देखो हमसे एक बार बेटा। इसको कहते हैं ना ऐसे जाल बिछाना, और उस जाल में पहले लोगों को पहले अच्छे से समझाना और उसके बाद उनको पटखनी देना। ये राइट। आज तो तुम लोगों ने खुश कर दिया मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। अब मैं बताता हूं ये गलत क्यों है, क्योंकि तुमने वो नहीं सोचा जो मैं चाहता था तुम सोचो। ठीक है, क्यों? देखो मैंने तुमको 2 सीरीज दी थी और जानबूझ के मैंने कुछ बातें नहीं बोली आपसे, क्योंकि मैं चाहता था कि आप थोड़ा सोचना शुरू करो। मैंने क्या बोला? A1 A2 A3 A4। अच्छा, मैंने आपको क्या लिखाया था? देखो देखो ध्यान से देखना। देखो मैंने आपको बताया था 1 3 5 7 ऐसे करके बताई सीरीज, और मैंने कहा था जब भी 1 और 3 का एवरेज निकालोगे तो ये 2 हो जाएगा, ऐसे बोला था ना। 1 1 है, 1 3 का एवरेज निकालोगे अगर आप तो 2 आएगा, 1 3 5 का एवरेज निकालोगे 3 आएगा, ऐसे दिखाया था। मैंने बोला 2 है, 2 4 है, 2 4 6 है, सेम पैटर्न आपको दिखाया। 2 का 2 होगा और इसका 3 हो जाएगा और 12 बटे ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तुमने ये नहीं सोचा कि क्यों ना ये भी देखें कि 2 के गैप के बाद क्या हमेशा ऐसा होगा? देखो 1.5 के बाद तुम अपना अगला नंबर लेना 1.5 से 2 ज्यादा, वो 3.5। जरा इनका औसत देखना, 1.5 3.5 और 1.5 कितना हुआ? 5 बटे 2 2.5। यहाँ लिखा मैंने 1.5 3.5 और फिर से 2 बढ़ा दो 5.5, इसका औसत निकालो 3.5 आएगा।
बेसिकली क्या होता है, इट्स नॉट कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड, इट्स अबाउट कि अगर मैं अगला नंबर पिछले नंबर से दो दो ज्यादा लेता जाऊंगा तो मेरा एवरेज एक एक से बढ़ता जाएगा। अगर मैं अगला नंबर पिछले नंबर से एक एक ज्यादा लेता जाऊंगा तो मेरा औसत 0.5 से बढ़ता जाएगा। अब यू नंबर बा क्या है, यू नंबर बा ना इवन है ना ऑड है, तो डेसिमल नंबर बा, इट्स लाइक रेशनल नंबर है, रियल नंबर है। आप इरेशनल नंबर ले लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको √3 है मेरे पास, फिर मैंने √3 और √3 + 2 को ले लिया, इसका औसत √3 होगा, इसका औसत √3 + 1 होगा, ये भी एक से बढ़ गया। आप हो गए मैं √3 लूंगा, √3 + 2 लूंगा, √3 + 4 लूंगा, तो इसका औसत √3 + 2 हो जाएगा। हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ, ये पैटर्न किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है। तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इवन, देखो ये उत्तर तो नहीं बदलेगा, ये 14 ही रहेगा, चाहे इवन सोच लो, ऑड सोच लो, कुछ भी सोच लो। बट जहां तक बात है नेचर की, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो A1 से A8 की जो सीक्वेंस है, बेसिकली A1 से A8 की जो सीक्वेंस है, ये बेसिकली रियल नंबर की सीक्वेंस है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, +2। ये कहने का मतलब, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। A1 से A8 की जो सीरीज है, ये रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर रेशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, परिमेय भी होते हैं, अपरिमेय भी होते हैं। तो A1 से A8 रियल नंबर होता है एंड इट कैन बी एनीथिंग बेटा। मजा आया? क्या कभी मैथ्स को ऐसा सीखा है जीवन में? क्या इतना कभी सोचा है तुमने? नहीं। क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? क्या ये गलत बात है कि हम चीजों को सही से सोचें? मेरी मैथ्स की क्लास अगर तुम पढ़ लोगे, तुम जीवन में जीवन की सिचुएशंस को भी एनालाइज करना सीख जाओगे। तुम वो चीजें देखना सीख जाओगे जिसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। गहराई, जीवन की गहराई भी इसकी वजह से आएगी, बिकॉज अब वो आदमी आप रह ही नहीं जाओगे जो आदमी गहराई से ना सोच पाता। ठीक है, मजा आया कि नहीं? जाके अपने दोस्त को टेस्ट कर लेना, उत्तर मत बताना, और जो भी बोलेगा सुन के मुस्कुरा लेना। बताने की क्या जरूरत है तुमको, पढ़ने जहां पढ़ रहा है, पूछना बस जाके, यही सवाल बना के देना और कह देना A1 से A8 का बताओ नेचर क्या होगा, यही ऑप्शन देना, उत्तर नहीं बताने का, बस पूछना। और वो बोलेंगे A और B और कह देना ओके। कंपटीशन कम रखो ना, ठीक है? तो बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है तुम्हारी, ठीक है, अब खुश हो जाना। ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लो। तो ऐसे पढ़ना है मेरे साथ, मजा आ रहा है सीख के, गहराई में देखना चीजों को। हाँ जी, अब इनमें थोड़ा सा दिक्कत होगी बेटा आपको, क्योंकि ये किताबी बातें नहीं है, ये बातें सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। मैंने मैथ्स को एक्सपीरियंस से सीखा है, होल एक्सपीरियंस। इट्स लाइक मैथ्स पे मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, मैथ्स को बैठ के देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, और वहां से चीजें दिखती है। ठीक है, तो थोड़ा मेरे साथ वक्त देना पड़ेगा आपको, मेरे साथ रहना पड़ेगा, सोच बदल दूंगा तुम्हारी पूरी। मैथ्स में कैसा भी पेपर बना दें, आपको हरा नहीं पाएंगे, यही अर्जुन है। ठीक है, 39 सवाल देखो। एवरेज जो विजिटर्स हैं एक संडे को एक लाइब्रेरी में, वो 370 है, और जो एवरेज विजिटर्स हैं दूसरे अदर डेज में, वो 130 है। आपको बताना है कि एवरेज विजिटर्स पर डे क्या होंगे उस मंथ में, जिस महीने में संडे से शुरुआत होगी और महीने में 30 दिन होंगे। ठीक है, एक बात बताओ कि भैया पहले तो देखते हैं कितने संडे हैं, बिकॉज औसत निकालने के लिए हमें वेटेज चाहिए कि भाई संडेज का औसत अलग है। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पर, एक ग्रुप हमारा है संडे का, ग्रुप 1, ये ग्रुप हमारा संडेज का है। संडेज का औसत कितना दिया हुआ बालक, 370। और जो दूसरा ग्रुप है वो संडे जो नहीं है, इसको हम नॉन संडे बोलने, बुरा तो नहीं मानोगे? ठीक है, ठीक है, नॉन संडे बोलते हैं। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि संडे हैं कितने, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन है। महीना 30 का है और कह रहा है कि मंथ संडे से ही शुरू हो रहा है, तो हम कहेंगे अगर पहली तारीख को संडे है तो रीजनिंग क्या कहती है कि 8 को भी संडे होगा, 7 दिन बाद संडे आएगा, 15 को भी संडे होगा, 22 को भी संडे होगा, 29 को भी संडे होगा, राइट? तो 5 संडे हो जाएंगे हमारे पास, 5 संडे हो जाएंगे। और कितने मंडे होंगे, नॉन संडे होंगे? आप कहोगे टोटल अगर 30 दिन का महीना है तो 25, 5:25। एक बात और समझना है यहाँ पर, अगर मान लिया दूसरा दिन भी संडे होता, मान लेते हैं एक अलग के सवाल आता, कहता कि पहला दिन सैटरडे है, अगर पहला दिन सैटरडे होता तो दूसरा दिन संडे होता, 9वां दिन संडे होता, 16वां दिन संडे होगा, 23वां दिन संडे होगा, और 30वां दिन भी संडे होगा। आपके सवाल में कोई फर्क नहीं आता, तब भी 5 संडे होते। 30 दिन का महीना है, अगर 30 दिन का महीना है तो ये चीजें पहले लिख लो। 30 दिन का महीना होगा, अगर पहला दिन मेरा संडे हो या दूसरा दिन संडे हो तो महीने में 5 संडे होंगे। अगर 31 का महीना हो, ये 30 का महीना है, 30 का मंथ है, अगर महीना मेरा 31 का हो जाए तो आपको पता है क्या है, 1 तारीख को संडे हो
2 तारीख को संडे हो या 3 तारीख को संडे हो, 31 के महीने में, क्योंकि 31 तक जा सकते हैं अब तो 31 तक जा सकते हैं, तो हमारे पास 5 संडे बनेंगे, ठीक है, तब भी बनेंगे। तो पहला दिन फ्राइडे हो, फर्स्ट डे फ्राइडे हो, या फर्स्ट डे सैटरडे हो, या फर्स्ट डे संडे हो, ठीक। 31 का महीना हो तो पहला दिन फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो। इन तीनों केसेस में हमारे पास 5 संडे आएंगे और 26 नॉन संडे आएंगे। तो यहाँ 5:26 बनेगा अगर ऐसा है तो। बाकी डेट अगर आगे बढ़ी एक तो संडे 4 हो जाएंगे। तो ये बात थोड़ा ध्यान से समझना है। अब आते हैं यहाँ पर 5:25 मैंने यहाँ पर लिखा 5:25, क्योंकि यहाँ 30 दिन का मामला है और पहला दिन अगर संडे है तो 5 संडे होंगे, 5 संडे हो गए। अब 5:25 है और यहाँ 370 है और यहाँ 130 है। अब इस सवाल को मैं उधर लेके जाऊंगा, ठीक। मैं कह रहा हूँ 5:25 है, 370 है, 130 है। इसका मुझे एवरेज निकालना है। मैंने आपको वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट सिखाया था कि इसका रेशियो निकाल लो, सीधे क्वांटिटी रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये बनेगा 1:5, यहाँ पर लिख दो 1 × 370, फिर फॉर्मूला लगाते हैं वो वाला, AWT बराबर A1W1 प्लस A2W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। आप कहोगे ये बनेगा 370 का औसत एक आदमी, ये वेट रेशियो कहलाता है, फॉर्मूले में लिखवाया था आपको, W1:W2 हो जाता है। ये हमारा ग्रुप 1 का एवरेज, ये हमारा ग्रुप 2 का एवरेज हो जाता है। और ये हो गया आपका 130 × 5 बटे टोटल 5 1 6, 13 × 5 = 65 होता है, 650 हो गया। 650 में हम 370 जोड़ेंगे, 1020 आया बटे 6, 17 × 6 = 102, 170 हमारा आंसर हो गया। दिस इज वन वे, नॉट अ बैड मेथड, कंसिडरिंग अगर आप रेशियो जानते हो तो आप कर लोगे। अब आते हैं डेविएशन पे। डेविएशन क्या है? वो काली, ये ऐसे कहते हैं, ये कहते हैं ठीक है एक काम करते हैं, औसत ही 130 मान लेते हैं। देखो बदतमीजी इनकी, औसत को 130 मान लिया, क्या हो गया? इन पांचों का डिविएशन 0 हो गया। ये एक आदमी बेचारा है, ये कितना एक्स्ट्रा लेके बैठा है 130 से? 130 से ये 240 एक्स्ट्रा लेके बैठा हुआ है, ठीक। तो हमने कहा ये सरप्लस है, ये एज्यूम्ड एवरेज हुआ, ये उसके रेस्पेक्ट में सरप्लस है तो प्लस लगाया। और यही चीज हमने क्या किया, इन 6 लोगों में 5 6 लोगों में बांट दिया। ये देखो 170 आंसर हो गया। डेविएशन का फायदा ये है, जब मैं पहले दिन डेविएशन पढ़ा था पहले इसकी जरूरत क्या है, तो हम सीधा जोड़ डालेंगे, इट विल सेव योर टाइम। चंद्र जी क्लास के अंत में बेटा प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दो। हाँ जी, समझ में आया सभी को? मजा आया? मेंटली करो ना ये सब चीजें भैया। 130 डुच ले उत्तर आ गया। 6 ऐसे कि रेशियो जो क्वांटिटी रेशियो है ना, 5 1 6 लोग ऐसे सोचो आप, एक आदमी है उसके पास 370 रुपए है, 5 आदमियों का औसत रुपए 130 है, कितना होगा टोटल औसत? बस ये किया मैंने, 130 औसत मान लिया, 240 का सरप्लस हो गया, 6 लोगों में बांट दिया। 240 130 को जब तुमने अपना एज्यूम्ड एवरेज माना है, किसी को भी मान सकते हो, तो मैंने इसको एज्यूम्ड एवरेज माना है। ये एज्यूम्ड एवरेज है तो इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन निकाल रहा है। ये औसतवा है नहीं, इसलिए प्लस 240 का डेविएशन आ गया। ये 240 ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे डेविएशन सरप्लस है। अब उस सरप्लस को हमने 6 में बांट दिया। एक कह रहा सर 250 मान लो, अरे मान लो तुम 250, लेकिन 250 मान के कितनी बड़ी मूर्खता करोगे तुम। तुम्हें इससे भी डेविएशन मिलेगा, तुम्हें इससे भी मिलेगा। मैंने क्या बोला था, औसत जब मानने की सुविधा आपको मिली है, मान लिया, तो ऐसा काम क्यों करोगे? जैसे लेट से मैंने कहा तुम्हें, मैं कहता हूं तुम्हारे घर वाले तुमको बोल दें कि यार ऐसा करो कि तुम किसी से भी शादी कर लो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बोलोगे सर मुझे पाकिस्तान की एक लड़की पसंद आ गई। घर वाले कहेंगे ये थोड़ा ना बोला था, किसी से भी मतलब अपने देश में। सिंपल। व्हाई टू डू थिंग्स व्हिच मेक्स योर लाइफ कॉम्प्लेक्स? हम करो 250 मानेंगे, अरे 250 के रेस्पेक्ट में इसका माइनस 120, इसका 120 प्लस में, फिर आप कहोगे कि ये 5 × 120 करेंगे माइनस में, फिर 1 × प्लस 120 करेंगे, नेट डिविजन निकालेंगे। नहीं हो जाएगा सॉल्व, पर क्यों करें भैया, है व्हाई? तो जब आपको फ्रीडम दी जाती है ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कुछ भी करें, ठीक है। करोगे ठीक है, ठीक है तुम्हारी मर्जी, बट क्यों अपनी जिंदगी को कॉम्प्लेक्स बनाना भैया? चिल करेंगे ना, तो हम 130 मान के चिल कर रहे हैं ना। देखो 130 से डिविजन खत्म, 1 से 240 आसान है ना कैलकुलेट करना। तो ये कहने का मतलब होता है, ओके। अरे यार फोन ने डिस्टर्ब कर दिया। चले बेटा आगे बढ़ जाए, 40 में सॉल्व करो। एवरेज ए बी सी का 48 है, डी को अगर हम मिला लें तो औसत 45 हो जाएगा। अगर हम ई जिसका वेट डी से 5 किलो ज्यादा है उससे रिप्लेस कर दें तो बी सी डी ई का औसत 46 हो जाएगा। आपको ए का औसत बताना है। ट्रेडिशनली सवाल को पहले समझाता हूं।
तो मैं कह रहा हूं कि भैया मेरे पास A प्लस बी प्लस सी 3 लोग हैं, इसका टोटल बनेगा 3 लोग हैं तो 3 इंटू 48 144, ये 3 इंटू 48 सीधे लिखा है मैंने। फिर मैं कहूंगा डी भी आ गया तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये वैल्यू कितनी हो गई 45 इंटू 4 180, ये 48 इंटू 3 है टोटल, ये 45 इंटू 4 है। ठीक, अब यहां से देखो मजेदार बात, डी की वैल्यू निकाल सकते हो आप, घटाओगे इन दोनों को मिल जाएगी डी की वैल्यू, कितनी आई 36, डी मिल गया 36। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि एक ई आदमी है जिसका वेट डी से 5 किलो ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ई की वैल्यू कितनी है 41। बोला, ये क्या है, रिप्लेस कर रहा है किसको, ए को। यानी अब हम बात कर रहे हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ई ए को रिप्लेस कर दिया, ए भाग गया, तो कह रहा है कि जो औसत है वो 46 हो जाएगा। 46 इंटू 4 कितना होता है, 92 का दुन्ना, 46 इंटू 4 क्या, 46 दुन्ना 92, दुन्ना 184। अब मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों को अगर हम घटा दें, इसमें से ये घटा दे तो क्या कटेगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी कट जाएगा, ये बचेगा ई माइनस ए, और ई माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 184 माइनस 180, 4। ई की वैल्यू तुम कह रहे हो 41 है, 41 माइनस ए क्या हो गई 4, ए की वैल्यू कितनी हो गई 37। ये मैं नहीं पढ़ा रहा था तुमको, ऐसी किताबें पढ़ाती हैं। ऐसे कौन करेगा सवाल को, हम तो नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, डेविएशन। हम कैसे करेंगे, एंट्री ऑफ वन एलिमेंट देन ए रिप्लेसमेंट। ये सवाल क्या है, एक आया, कुछ हुआ औसत में, फिर एक रिप्लेस हो गया, बस सवाल हो जाएगा। इसका करें, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे सवाल, मैं इस सवाल को अगले पेज में लिखूंगा, सवाल को यहां से छोड़ दो। आप करो कि एबीसी मेरे पास है, इसका औसत 48 है। एबीसी के साथ जब एक डी आया तो औसत कितना हो गया, 45 हो गया, ये कह रहा हूं। फिर आप कह रहे हो ई की वैल्यू जो है वो डी प्लस 5 है, देख लेंगे अभी। फिर हम कह रहे हैं ई का ए से रिप्लेसमेंट है, ए इज रिप्लेस्ड बाय ई, औसत क्या हुआ 46 हो गया। अब मैं इस कहानी को समराइज करता हूं, डी के आने से औसत क्या हुआ है, 3 से डिक्रीज हो गया है। डी की वैल्यू सोचें, डी को लाते हैं, औसत को 3 से डिक्रीज कराते हैं। हम कहेंगे डी अगर 48 लेके बैठ जाए औसत नहीं बदलेगा, पर फिर हमने 4 लोगों का औसत बोला है कि 3 से गिर गया है, तो 12 कम है। डी 48 लेके आता तो औसत नहीं बदलता, लेकिन औसत तो 3 से गिर गया है, तो 3 इंटू 4, डी की वैल्यू कैसे आ गई 36 मेंटली। फिर आपने कहा ई की वैल्यू कितनी होगी 36 5 41, रिप्लेसमेंट कर रहा है। औसत यहां से यहां क्या हो रहा है, देखो 45 था, अगर मैं ए को भगाऊं और ई को लाऊं, औसत क्या हुआ 1 से बड़ा। अब क्या करो, ई गया ए आया, ई गया और ए आया, और औसत मेरा 4 लोगों का 1 बढ़ गया, यानी ए से ई 4 ज्यादा है, तभी ऐसा हो सकता है। ए गया और ई आया, तो जाने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बदलते। अगर ए के जाने से और ई के आने से ग्रुप में 4 लोगों में 4 का सरप्लस क्रिएट हो, तभी औसत 1 से बढ़ेगा। यानी ई 4 ज्यादा लेकर आया है, और अगर ई 4 ज्यादा लेकर आया तो ए कितना है 37। ये पूरी कहानी तुम मेंटली कर सकते हो अगर आप एक सफिशिएंट गुड प्रैक्टिस करो। अब बताओ पिछला करोगे कि ये करोगे, ये करेंगे ना। एबीसी है 48 है, डी आया औसत 3 से गिर गया, तो डी 48 लेके आता तो नहीं गिरता, 4 लोगों में 4 3 12 कम करो 36 हो गया। ई कितना हो गया 41 हो गया। ई अगर 41 हो गया और ई के आने से और ए के भागने से मेरा औसत 1 से बढ़ रहा है, 45 से 46 हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है, तो ई ए से 4 ज्यादा लेकर आया है, तो ए की वैल्यू 37 होगी। व्हाट इज स्टोरी, वाओ, माइंड लव्स स्टोरीज। That's how you can solve this question. It's about more mental approach. अगर आप सही से एंट्री ऑफ वन एलिमेंट, डेविएशन, ये सब समझ जाओ तो हाउ इजी इट इज, वेरी इजी। बट इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा सा। लोग, कई लोग होते हैं उनको आदत है यही करने की, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो मजदूरी है, ये तो मजदूरी है, तो कभी भी करोगे तो लोगों को ये सेफ लगता है और ये अनसेफ लगता है ना। समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर और नॉट। ये कहते ना, ये क्या है, ये उनको अनसेफ लगता है क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी नहीं है, क्योंकि उनको अच्छी चीजें सीखनी नहीं है, तो ये अनसेफ लगेगा। लेकिन जिसको इसका दर्द समझ में आता है कि ये क्या बकवास है, ठीक है, वो इसको सीखेगा और इस पे मेहनत करेगा। थोड़ा शुरुआत में इतनी जल्दी रिएक्शंस नहीं आएंगे, बट केसेस क्या कुछ नए हैं क्या, एक एंट्री है एवरेज डिक्रीज हुआ, फिर एक रिप्लेसमेंट है एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका सवाल है ये। दोनों केसेस अगर आपको ठीक से आते हैं तो आप इसको कर ले जाओ, खत्म हो गया सवाल। 41वां सवाल देखिए, 41वां क्वेश्चन। एवरेज वेट 9 प्लेयर्स का एक टीम में 64 है, एवरेज वेट 10वें पर्सन का 36 ज्यादा है देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 पर्सन, फाइंड द वेट ऑफ 10th पर्सन। पढ़िए, 9 खिलाड़ियों का जो औसत वजन है वो 64 किलो है, और जो वेट है 10वें आदमी का वो 36 ज्यादा है 10 के औसत से, ठीक है। आपको बताना है कि 10वें आदमी का वजन कितना है। कैन यू टेल मी द आंसर फॉर दिस। देखते हैं किसको बताया, लेट्स सी।
चलो जल्दी बताओ। 104 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। हाउ, लेट्स सी, बहुत सिंपली कराऊंगा इसको, डेविएशन से ही कराऊंगा। आप करो, मेरे पास 9 लोग हैं, औसत मेरा 64 यानी 64 है। आप करो, एक 10वां आदमी है जो इन 10 के औसत से, 10 का औसत x है, उससे 36 ज्यादा लेके बैठा हुआ है। जरा एवरेज का चश्मा लगाइए, एवरेज का चश्मा लगाने के बाद सबके पास x ही हो जाएगा। क्या होगा? 36 तुरंत ही फेंकेगा। ऐसा होता नहीं है कि कई बार आप कुछ कर रहे हो, बड़ा जैसे मम्मी पापा आ गए, मोबाइल देख रहे थे, बड़ा से मोबाइल रख दिया से उठा के। क्या देख रहे थे पता नहीं, ठीक है। वैसे ही तुरंत ही चश्मा लगाती, भैया 36 का ले लो भैया, मेरा औसत के बराबर रहना है। 36 जाएगा किसको? इनको, यही है लेने के लिए। अब 9 लोगों के पास अगर टोटल 36 गया, तो क्या औसत में 36 का सरप्लस आया? और 9 लोग हैं तो औसत 4 से बढ़ जाएगा। यस। क्या अब हम ये समझे कि इनके पास 68 हो गया? तो नया सिनारियो ऐसा बन गया, ये 9 लोग हैं, इनके पास 68 हो गया, और ये जो 10th है इसके पास x बचा, जो कि औसत के ही बराबर है। अब अगर इसके पास x है तो इसका एवरेज से डिवीजन 0 है, इसका भी एवरेज से डिवीजन 0 ही होगा फिर, वरना नेट डिवीजन 0 कैसे होगा? इसका मतलब हो गया कि भैया ये बराबर है, x 68 के बराबर है। और x अगर 68 के बराबर है तो 10वें आदमी के पास शुरू में कितना था? x प्लस 36, x प्लस 36 हो गया 68 प्लस 36, जो कि हो गया 104। अब इन्हीं सवालों को मेंटली सोचना, कि कह रहा है कि भाई 10 के औसत से, 10वें नंबर के पास 10 के औसत से 36 ज्यादा है, तो वो 36 का सरप्लस 10 के औसत से लेके बैठा हुआ है। पता है पहले से 10 के औसत अगर x है तो उससे ज्यादा लेके बैठा 36, तो वो 36 क्या करेगा? कहेगा ले लो भैया, हम नहीं रख सकते औसत निकालने के लिए। वो 36 9 लोगों में बटेगा, 4 सबको मिल गया, उनके पास 64 था, अब उनके पास 68 हो गया, 10वें के पास बचा खुद का x। उन 9 का औसत अब 68 हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। क्या ये x से कम हो सकता है? नहीं, क्योंकि औसत ही x है, तो x ही 68 के बराबर हुआ, क्योंकि ना उनसे कुछ आना है ना उनको कुछ जाना है। x 68 हो गया तो शुरू में इसके पास कितना था? x प्लस 36, दैट इज सिंपली 104। समझ में आ गया? यो बेटा, डाउट लेंगे। क्लास का ड्यूरेशन मैंने 1 घंटे 45 मिनट करा दिया, ऑफिशियल टाइम एवरी डे, सो दैट आखिरी 15 मिनट में आपके मैं डाउट्स ले लूंगा प्रॉपर तरीके से, चिंता मत करो। 15-20 मिनट, ठीक है। आगे देखते हैं 42वां सवाल, क्योंकि हम देखो क्लास में डिस्कशन भी करना पड़ेगा ना, तभी तो कोर्स खत्म होगा, बट आपके डाउट्स भी लेके जाऊंगा। 15 मिनट क्लास ऑफिशियली बढ़ा दी मैंने, 1 घंटे 45 मिनट की सारी क्लास हो गई। एवरेज वेट 15 स्टूडेंट्स की 51 है, वेट 16वें स्टूडेंट का 30 कम है औसत से, सारे 16 से। फाइंड वेट ऑफ 16th स्टूडेंट। बिल्कुल वैसा ही लॉजिक है, यहां बस थोड़ा डेफिसिट वाला मामला है। तो 15 लोगों के पास कितना है औसत? 51 किलो। जरा इसका उत्तर बताओ यार तुम लोग, देखते हैं कितना सीख रहे हो तुम मुझसे। करो करो करो। 15 लोगों का औसत 51 किलो है, किलो नहीं लिखेंगे, 15 ही लिखेंगे। 16th जो मेरा स्टूडेंट है, 16वां जो मेरा स्टूडेंट है, उसके पास औसत से 30 कम है, जहां पर x इनका कंबाइंड औसत है। मुझे 16वें का वेट चाहिए, ओके। बहुत लोग कह रहे हैं बी होगा, हमें नहीं पता बी होगा या क्या होगा, देखेंगे अभी। देखो 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 देखो, चलो देखो। अब देखो, आप कहोगे जैसे ही चश्मा लगाओगे एवरेज का, उसको तो हर जगह एक्स देखने का मन होगा भैया, वो तो एवरेज का चश्मा है, वो तो सब जगह देगा। ये तुरंत ही अपना 30 उठा के फेंक देगा, लेकिन 30 से 30 नहीं, -30 है। तो ये जो 15 लोग हैं भाई साहब, इसमें ये -30 बटेगा 15 लोगों में, -2 हो जाएगा। तो आप कहोगे जो 51 है वो 49 हो जाएगा, 15 लोगों का औसत 49 हो गया। और ये जो 16वां है, ये तो हो गया एक्स, यही हमारा औसत है एक्स। तो नेचुरली इसका डिवीजन 0 हो गया, तो ये भी 0 डिवीजन पे ही लेना पड़ेगा, नेट डिवीजन 0 होना चाहिए। एक्स 49 के बराबर हो गया। एक्स अगर 49 हो गया तो एक्स -30 कितना होगा? आप कहोगे एक्स -30 हो गया 49 - 30, विच इज 19। दैट्स योर आंसर। मजा आ रहा है कि नहीं? 49 बेटा कैसे हो गया? देखो, जिसके पास x -30 बैठा हुआ है, वो तो अपना -30 फेंक देगा उठा के, औसत तो x है, उसको तो x ही रखना है औसत के लिए। तो वो -30 फेंकेगा, कौन लेगा, कौन पकड़ेगा? 15 लोग जो बैठे हैं, उन्हीं को पकड़ना पड़ेगा। तो वो -30 15 लोगों में बांट दो, तो 2-2 कम हो गया औसत, 49 हो गया तुम्हारा औसत, ठीक है। औसत कितना हो गया? 49 हो गया, मतलब उन 15 लोगों का औसत 49 हो गया। 16 के पास x बचा, x ही तुम्हारा औसत है, तो x 49 के बराबर होना चाहिए, और कोई तरीका ही नहीं। एंड देयरफॉर x अगर 49 है तो x -30 कितना है? 19। समझ में आ गया कि नहीं? मजेदार है कि नहीं? ये सब चीजें करोगे आप आगे चल के, जब कभी मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं x -30 नहीं लिखूंगा, x भी नहीं लिखूंगा मैं तो समझूंगा हमारे बच्चे समझ चुके हैं, -30 से -30 चला गया, उधर ऐसे बातें करेंगे हम लोग। मैथ्स में ऐसे आएंगे, कलम नहीं उठाएंगे, हम कहेंगे -30 है, उसको चला गया 51 -30 -15 2,
49, x 49, x भी नहीं सोचेंगे, 49 हो गया, 49 49 माइनस 19, 19 माइनस 30, 19 ठीक है 43 का सवाल देखो। ऑलराइट, -3 साइन के साथ जाएगा। अरे आस्था जी, -30 इज ए डेफिसिट, -30 डेफिसिट है तो जाहिर सी बात है -30 साइन के साथ ही जाएगा। +30 और -30 अलग अलग नहीं होता है क्या? होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, तो जाएगा -30, बिल्कुल जाएगा माइनस के साथ। एवरेज सैलरी पर हेड सारे वर्कर्स की एक इंस्टीट्यूशन में 60 रुपए है। एवरेज सैलरी पर हेड 12 ऑफिसर की 400 है। एवरेज सैलरी पर हेड बाकियों की 56 है। हमें बताना है कि इंस्टीट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है। जब आप एलिगेशन पढ़ लोगे तो सवाल ऐसे ही हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा, बट अभी हम एलिगेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, डेविएशन से सवाल को कराएंगे, थोड़ा लंबा लगेगा, बट ठीक है, डेविएशन इंप्रूव होगा इससे। तो कह रहा है ऑल वर्कर्स की 60 है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा 60 ओवरऑल एवरेज है, ये ओवरऑल एवरेज हो गया, ठीक। एवरेज सैलरी पर हेड 12 ऑफिसर्स की 400 है। अब देखो मेरे पास एक 400 एवरेज है और ये 400 एवरेज जो मेरा है ये 12 लोगों का, तो यहाँ 12 लिख दिया। और फिर कह रहा है हमारे पास ये 12 ऑफिसर थे, फिर कह रहा है एवरेज सैलरी जो बाकी का है, सैलरी पर हेड ऑफ द रेस्ट, वो 56 है। तो ये 56 एवरेज लेके बैठे हैं, कितने लोग हैं मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, इसको हम एक्स बोल सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। 400 जो है वो इस 60 के रेस्पेक्ट में कितना डिविजन देगा? आप कहोगे 340 देगा डिविजन, देगा कि नहीं देगा? यस, 60 से 400 कितना ज्यादा? 340। तो ये हमारा सरप्लस है, 12 लोग थे, 12 इंटू 340 का सरप्लस हो गया। और ये कितना डेफिसिट दे रहा है? आप कहोगे -4 का डेफिसिट है यहाँ पर, यहाँ हमारा +340 का सरप्लस है, -4 का डेफिसिट है, टोटल डेफिसिट कितना हो गया मेरा? -4x हो गया। अगर 60 मेरा एवरेज है जो कि मुझे पता है, तो ये प्लस और माइनस डेविएशन मिला के 0 दें, यानी मैं कह रहा हूं कि मेरा 12 इंटू 340 जो है ये 4x के बराबर होना चाहिए। x क्या है? नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ लोग, ठीक है, कौन से अदर टाइप ऑफ लोग हैं, ठीक है, ये इनको x माना हुआ है। अब x की वैल्यू यहां से निकाल लो, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 3 3 9, ये 1020 आ गया। क्या 1020 मेरा आंसर है? नहीं, 1032। कुछ लोग कह रहे हैं एलिगेशन बहुत इजी लगा इसमें। देखो आपको एलिगेशन आता है, मैंने तुम पढ़ा ही नहीं, तो मैं तो मान के चल रहा हूं तुम्हें एलिगेशन नहीं आता है। मुझे तुम्हें डेविएशन की प्रैक्टिस करानी है अभी, तो मैं डेविएशन समझाने के लिए इसको एलिगेशन से कराऊंगा ही नहीं। आई हैव टू जस्ट टीच यू डेविएशन। जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें एलिगेशन की बात करूंगा तुमसे, ओके। अभी तो मेरे को तुमको डेविएशन सिखाने में जान निकल रही है मेरी, सीखने को तैयार ही नहीं हो 43 सवाल करा दिए मैंने। क्यों करते हैं एलिगेशन से धीरज? क्या बोला था मैंने? फाउंडेशन बैच है ये, कूद कूद के नहीं पढ़ सकते हम। एलिगेशन जब पढ़ेंगे, तुमने पहले से पढ़ रखा है, तुम्हें एलिगेशन आता है, बट मैं मान के चल रहा हूं नहीं आता, मैंने मान लिया कि नहीं आता था। हम अभी डेविएशन से ही करेंगे इसको, ठीक है। तो डेविएशन आता है ना तुमको, नेट डेविएशन 0 करना है हमको, नेट डेविएशन 0 करना है, तो हमने कहा इसका टोटल डेविएशन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में 0 हो जाएगा। तो ये 1020 लगाना मत, 1032 इसलिए लगाना है क्योंकि x ये वाले वर्कर हैं और 12 ये वाले वर्कर हैं, तो टोटल जो वर्कर्स हैं वो x + 12 है, इसलिए हमारा आंसर है 1032। 44वां सवाल देखिए, बहुत मजेदार सवाल है, ओके। एबीसी एक टेस्ट लेंगे, इनका जो एवरेज है ए का वो 83 है, बी का 76 है, सी का 85 है, एवरेज स्कोर ए और बी का 79 है, एवरेज स्कोर बी और सी का 81 है, एवरेज स्कोर हमें एबीसी का निकालना है। ये भी एलिगेशन का ही सवाल है, लेकिन हम एलिगेशन तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम इसको करेंगे डिविजन, हम डिविजन की प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो हम करें ए का औसत 83 है, 83, जो बी है उसका औसत कितना दिया हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा सीधा सीधा लिखते हैं। ए इज 83, बी इज 76, सी इज 85, ठीक है, ये दिया। अब बहुत ध्यान से समझना, कह रहा है बी एवरेज स्कोर, ए और बी का औसत मुझे 79 दिया हुआ है, मुझे इन दोनों का औसत क्या दिया हुआ है? 79। तो मैं ए लिखूं यहां, बी लिखूं, 83 लिखूं, 76 लिखूं, यहां मैं औसत लिख रहा हूं 79। अब देखो ध्यान से, आप कहोगे ये जो ए है ना, ये +4 डेविएशन पे है, और ये वैल्यू क्या है? -3 डेविएशन पे, ठीक है। इनका रेशियो क्या लेना पड़ेगा मुझे? 3:4 लेना पड़ेगा। अगर ये 4:3 है, प्लस और माइनस वाला, तो मैं इसको 3:4 ले लूं, 4 3 12 और 4 3 12 हो गया, तो ए और बी का रेशियो आ गया। यही चीज जब एलिगेशन लगाते हो तो आप कहते हो 83 - 79 4 और 76 - 79 3, 3:4 आ जाता है। बेसिकली एलिगेशन यहीं से निकलता है, ठीक है। अभी हम बस नाम नहीं ले रहे हैं, निकल चुका है एलिगेशन। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, 3:4 आया, आप यही चीज यहां सोच सकते हो कि 83 माइनस ऐसे करते हैं, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 76 3 आएगा, ये 3। बट आई विल एक्सप्लेन यू इन अदर वे आल्सो जब मैं एलिगेशन पे आऊंगा, ठीक है। एलिगेशन का जन्म हो चुका है, बट अभी, ठीक है।
ऐसे ही रहने दो, ये निकल गया। अब आप कहोगे बी और सी का औसत मुझे दिया हुआ है कितना, 81। हाँ, बी और सी का 81 दिया हुआ है, तो यहाँ बी लिखते हैं, यहाँ सी लिखते हैं। 76, 85, 81। आप कहोगे ये वैल्यू -5 है, ये वैल्यू क्या है, +4 है। अब आपको पता लग गया, ये हमें 4:5 करना पड़ेगा। जब हम इसको 4:5 कर देंगे तो ये 5 चौका 20 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, उल्टा कर देना बस। यही चीज एलिगेशन में कहते हैं 76, 5, 81, 5 लिख दो, 85, 81, 4 लिख दो, डरो मत, एलिगेशन का जन्म हो चुका है। ठीक है, अब आप कहोगे ए और बी का अनुपात लिखा हुआ है, बी और सी का अनुपात लिखा हुआ है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो ए बी सी को अब हम रेशियो में व्यक्त करें अगर, कि ए और बी की क्वांटिटी रेशियो क्या है, जिसको हम बोलते हैं वेट रेशियो, लेट्स से। तो अब हम यहां पर लिखें कि ये 3:4:5 के रेशियो में। समझ रहे हो क्या लिखा मैंने, 3, 4, 5। एबीसी का हमें क्वांटिटी रेशियो मिल गया, अनुपात मिल गया। अब हमें उत्तर लाना है कि हमारा फाइनल एवरेज क्या है, एबीसी को मिला के अगर देखें, फिर से डेविएशन लगाएंगे। हमें एक औसत मानना है, क्या मानना चाहते हो आप, बोलो। कुछ कितने लोग 80 मान लेते हैं सर, ठीक है, इसको देख के लग रहा है 80 मान लो, मानने को 83 भी मान सकते हो, मानने को 80 मान सकते हो, तुम 80 मान लो। अगर हमने अपना एज्यूम्ड एवरेज 80 माना, ध्यान से देखना, अब सरप्लस डेफिसिट की बात करेंगे, 80 के रेस्पेक्ट में ये +3 है कि नहीं, +3, ये -4 है, ये हमारा +5 है, तो 3 त्रिक का 9 बनेगा, प्लस में यहाँ +9 लिखो, 4 चौके 16 बनेगा, माइनस में -16 लिखो, 50 25 बनेगा, यहाँ 25 लिखिए। कितने से डिवाइड करना है आपको, 5, 4, 9, 3, 12 लोग हैं, 12 में डिवाइड। नेट एज्यूम्ड एवरेज, नेट सरप्लस डेफिसिट यहाँ निकाला, 12 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये 80 हो गया। 25 -16 9, 9 18 होता है, 18 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1.5 बनेगा। ये वैल्यू हमारी होगी 81.5, आंसर हो गया हमारा ए। इज इट क्लियर? इसी सवाल को घर जाके आप ऐसे भी कर लेना, 3, 4, 5 83 76 85, 3, 4, 5 83 76 85। ये हम बोल सकते हैं कि हमारा वेट रेशियो है, W1 W2 W3, इसको बोलते हैं क्वांटिटी रेशियो, और ये हमारा A1 A2 A3। ओके, अब हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हम जानते हैं कि आप अब कभी नहीं लगाओगे, बट फिर भी कुछ फॉर्मूलों को इसलिए बताना पड़ता है ताकि बच्चे भड़के नहीं, बस हाँ वेटेड का फॉर्मूला नहीं बता दिया पहले, वैसे इसको भी लगा सकते हो। तो सेम A1 की जगह 83 रख दो, W1 की जगह 3 रख दो, ऐसे करके इसी फॉर्मूले से भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा 81.5। ठीक है, रेशियो उल्टा क्यों अम्बेश जी, बिकॉज आप मुझे बताओ, अगर आपके पास यहाँ 4 लोग, 4 का सरप्लस है और यहाँ -3 का है, और मुझे क्या करना है, मुझे इनको बैलेंस करना है कि नेट 0 हो जाए। आप मान लो तो ए वाले की क्वांटिटी W1 है या WA है, और बी वाले की क्वांटिटी मान लो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, बी वाले की क्वांटिटी मान लो कि WB है। अगर हमने ऐसा माना तो सर मेरी क्लास 1 आवर 45 मिनट्स हो चुकी है, तो आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ प्लीज वेट। तो ये वैल्यू जो है WA का WB से रेशियो निकालोगे, क्या आएगा, 3:4 ही आएगा। यही बात है, यही आगे एलिगेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, राइट। चलो अब मैं क्या करता हूँ, सवाल आगे नहीं कराऊंगा, 44 ही करेंगे। ठीक है, 44 पे रुक जाते हैं, 11 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है, 44 रुक जाते हैं। अब आते हैं आपके डाउट्स पे, राइट। तो जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकते हैं, जिन बच्चों को अगर डाउट्स हैं जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड, दे कैन वेट, 15 मिनट में आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके। किसी ने लिखा सर, 1 मिनट भैया, जल्दी जल्दी करके सारे डाउट्स निपटाते हैं। सर आपका सब क्लास जो कराए हैं सबको 2-2 बार देखे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? देखिए पहली बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा फंडामेंटल्स आपके कमजोर हैं, या फिर लेट्स से आपने मैथ्स में कभी वक्त नहीं दिया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अल्टीमेट एम है सोचने का। मुझे याद है जब मैं IIT की तैयारी के लिए गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, राइट, कुछ नहीं समझ आता, टीचर पढ़ाते थे, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि गैप था, हम वो हिंदी मीडियम से पढ़ के गए थे, हमें कभी मैथ्स ठीक से पढ़ाई नहीं किया था, हमें समझ ही ना आए कुछ। पर बेटा तब जूझते थे हम, एक कमिटमेंट था कि सीखेंगे बस। तो तब तो वीडियो भी नहीं होता था देखने के लिए, अब तो वीडियो है, जो एक बार बोला है 10 बार आप सुन सकते हो। तो फोकस पूरा दो कि मुझे सीखना है बस। स्किल्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी एग्जाम निकालने के लिए, तो क्यों ना एक बार में अच्छी स्किल डेवलप करें। जैसे मैं अगर आप किताबी सॉल्यूशंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा तुरंत, किताब के सॉल्यूशंस हैं वो तो। पर मुझे लगता है कि फिर अध्यापक का काम ही नहीं है, फिर तो वो तो किताब से भी पढ़ सकते हो। तो जो सोचने का नजरिया है धीरे धीरे डेवलप होगा, प्रोसेस है इसका। जूझो, जूझना मत छोड़ना, बस ध्यान रखना। मैंने भी नहीं छोड़ा था, तभी मैं ऐसा बन गया। फिर एक समय ऐसी शक्ति आ गई सोचने की, पूछो नहीं। ये टॉपिक्स का मैंने IIT के दिन थोड़ा ना पढ़े थे, परसेंटेज एवरेज वहां आता ही नहीं है सब। बट वंस यू नो हाउ टू लर्न द सब्जेक्ट, देन आपके ज्ञान
कि बिंदु खुल जाते हैं, फिर आप बहुत कुछ कर पाते हो खुद से। तो लड़ो इससे, इस समस्या से लड़ो। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सीट कब अपलोड होगा। शीट, अच्छा नहीं हुआ क्या? करवा दूंगा, करवाता हूँ, ठीक है। ओके, अगला सवाल, शीट बोल रहा है, हाँ वही अभी कुछ कम्युनिटी में डालना होता है, पूछता हूँ टीम से क्यों नहीं डाला है, डलवा दूंगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चौधरी साहब का सवाल था। 5वां डाउट अमित जी का है, सर कैसे ये क्या है? अमित जी सवाल नहीं पूछा पूरा आपने, डैश डैश छोड़ दिया, मैं सवाल भरूं ठीक है। सर सीट्स नहीं मिली हैं, सीट्स की स्पेलिंग सही करो, मिस स्पेलिंग मत लिखो, सीट लिखो ऐसे, सीट, ठीक है। क्लास एक्सरसाइज पीडीएफ देंगे, आज दिलवा देंगे, सब सवाल ये सीट सीट वाले सवालों का उत्तर दे दिया मैंने, ठीक है। एग्जाम के कारण प्रीवियस 3 क्लास देख नहीं पाए, क्या करें? आप बैठ के, अभी मैंने देखो, मुझे पता था कि बैच शुरू हो रहा है, कई लोग शायद थोड़ा लेट जुड़ेंगे, कई लोग होंगे जिनसे एग्जाम की वजह से क्लासेस मिस हो जाएंगे, इसलिए गैप है अभी। आज के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास पता है कब है? 25 तारीख को है। सो दैट आप एक तो पहला काम ये करो, जितने भी बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं समझने में, कमजोर एक्चुअली में कोई नहीं होता है, किसी को समझने में ज्यादा वक्त लगता है, तो आपकी अगली क्लास जो है 25 जुलाई को रखी है मैंने, इसलिए कि तब तक आप चीजें पक्की कर लो, सवाल को बार बार रिवाइज कर लो, एक चीज कम से कम मेरे साथ पकड़ लो, वो बहुत जरूरी है। तो जिनका भी क्लास छूटा हुआ था, एवरेज की आखिरी क्लास 25 तारीख को करूंगा, 25 तारीख को होगी लास्ट क्लास, ठीक है। तो आप इसको बीच में कवर कर लो ताकि आप फिर से साथ में आ जाओ। एवरेज के बाद हम रेशियो स्टार्ट करेंगे, है ना, 26 तारीख को। तो आप रेशियो में तब तक आप कर लो चीजें, ठीक है, रिकॉर्डेड कंप्लीट कर लो और फिर लाइव आते रहो। ओके, किसी ने पूछा कि डाउट ग्रुप बना दो सर, या डाउट ग्रुप का मुझे अनअकैडमी से बात करनी पड़ेगी, तो मैं पूछ के अनअकैडमी से बताता हूँ कि कैसे डाउट ग्रुप क्रिएशन होगा। प्लेटफॉर्म की कुछ पॉलिसीज हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चीजें करनी, पूछ के बताना पड़ेगा, ठीक है। ओके ओके, किसी ने सवाल पूछा है, देखते हैं कौन है। ये बच्चा है, इसने पूछा है, क्या पूछा है आपने? डाउट क्या है? डाउट क्या है? डाउट है इस सवाल में, क्या डाउट है? प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। ऐसे सवाल नहीं पूछना बेटा, आपको बताना पड़ेगा डाउट क्या है, पूरा फिर से बताएं क्या। तो इस सवाल में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई देखो, कमेटी में 15 लोग हैं, 2 आदमी जिनका 45 और 55 उम्र है वो चले गए, और 2 नए आदमी हैं जो 15 और जिनका औसत 15 है वो आए हैं और औसत 2 से बढ़ गया। तो हुआ क्या है, 2 लोग गए, वो गए तो इतना गया, लेकिन जो 2 नए लोग आए हैं उसकी वजह से मेरा औसत 2 से बढ़ गया। अगर 15 लोग थे और रिप्लेसमेंट हुआ है, जितने गए उतने ही आए, तो 15 लोगों का औसत बढ़ाने के लिए 2 से मुझे 15 इंटू 2 एक्स्ट्रा चाहिए, सरप्लस चाहिए इतना। जब 15 लोगों के पास 2 एक्स्ट्रा आएगा तभी औसत 30 से बढ़ेगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो गए हैं वो जितना लेके गए हैं, आने वाले उससे 30 ज्यादा लेकर आए। जो गए वो 100 लेकर गए, तो आने वाला 130 लेके आया, तभी औसत 2 से बढ़ सकता है। इसलिए मैंने कहा 2 जो नए लोग आए वो 130 लेके आए, 30 एक्स्ट्रा लेकर आए, तो उन दोनों का औसत कितना हो गया बेटा? 65 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? क्या नाम है आपका? जो भी नाम है आपको समझ में आ चुका है, आ ही जाना चाहिए, ठीक है। ओके, एक और डाउट है, देख लेते हैं। एक लड़का टीवी में लगा के देख रहा है क्लास, अरे वाह जबरदस्त। टीवी के मोबाइल है बेटा, मोबाइल ही, अच्छा बड़ा फोटो लिया दूर से तुमने। अच्छा, आप कह रहे हो कि इस सवाल में 5:3 की जगह 8 क्यों नहीं आया? मोर 8 है ना। नहीं 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 बेटा, देखो देखो, 5 जीन्स हैं, 3 और खरीदे, तो ये 5 का हिसाब किताब है या 3 का हिसाब किताब है? औसत हमेशा टोटल 8 ही है ना, देखो 5 और 3, इसको मैं 8 नहीं लिख सकता। 8 लोगों का औसत 3950 नहीं है, 8 लोगों का औसत थोड़े ना 3950 है बेटा। औसत जो 3950 है ये 3 जीन्स का है खाली, बाई 3 मोर जीन्स एट दिस रेट, तो ये 3 लोगों का औसत है। 5 लोगों का औसत ऑलरेडी 3450 दिया हुआ है, तो इनको मिला के जब मुझे औसत निकालना है, तो मैंने कहा एक तो वेटेड एवरेज वाला तरीका है, दूसरा मैंने कहा मेरे पास 2 तरह के ग्रुप्स हो गए, ग्रुप 1 वाली जीन्स, ग्रुप 2 वाली जीन्स। और ये दोनों जो जीन्स हैं, ये दोनों जो जीन्स हैं, ये किस रेशियो में है? ये 5:3 में है, यानी ये क्वांटिटी रेशियो हो गया, और इसका इस्तेमाल करके फिर हम औसत निकालेंगे। टोटल 8 है, बट 5 ये है, 3 ये है, तो 2 ग्रुप्स हैं, एक क्लास में 5 लोग, एक क्लास में 3 लोग, इनका औसत ये, इनका औसत ये, अब इन दोनों को मिलाना है। तो 8 टोटल है, तो आपने देखा होगा जब अगले पेज में मैंने डेविएशन से इसको सॉल्व किया होगा, तो मैंने एक का औसत मान लिया होगा कि ये मेरा औसत है 3450, तो मैंने कहा था कि ये 500 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 500 ज्यादा है। अब 500 3 1500 बनेगा, वो 8 लोगों में बांट दिया होगा, तो 3450 प्लस 1500/8, अल्टीमेटली आपकी वैल्यू आ गई होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? यो ऑल राइट बालक, ठीक है। अब आते हैं और कौन से डाउट्स हैं, इससे बता दीजिए, किसे? ओके, आ जाते हैं। घूमता कैसे है आपका? टेढ़ा टेढ़ा सवाल है, घुमाए कैसे इसको? घूमने का कोई टूल है इनके पास? नहीं है।
एक्स वाई जेड और पी क्रमागत सम संख्याओं में का योग ज्ञात करिए। तो मैंने क्या कहा था बेटा, एक्स है, वाई है, जेड है और पी है। मैंने बोला था अगर क्रमागत संख्या होगी, ठीक है, पी क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। हाँ, तो मैंने ये बोला था कि अगर आपकी संख्या क्रमागत है तो औसत क्या होता है हमेशा, क्रमागत सम संख्या लिखा हुआ आपने, सम संख्या। क्रमागत सम संख्याओं में बताया, आपको अभी बताया था कि जब भी कोई 2 एक्स्ट्रा लेके आता रहेगा अगर, तो औसत 1 से बढ़ता रहेगा। तो ये x था अकेले, फिर x के साथ अगली सम संख्या आ गई y, तो औसत क्या होगा, पहले x था अब x + 1 हो गया, फिर x के साथ y के साथ z आ गया, एक और आ गया, तो औसत x + 2 हो गया, फिर x था, y था, z था, अगली सम संख्या आ गई p, तो औसत x + 3 हो गया। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x है मेरे पास, 3 सम संख्याएं आपने अगली जोड़ दी, तो औसत x से क्या होगा, 3 के आने से 3 बढ़ जाएगा सीधा। अब एवरेज अगर x + 3 है और 4 संख्याएं मेरे पास हैं, तो उनका टोटल क्या होगा, 4 × x + 3, ये आपका औसत हो गया। ठीक है, मेक सेंस? यस, 4 × x + 3 आपकी वैल्यू हो गई। समझ में आया सभी को? ओके, बाकी कोई है? ये सवाल समझा दिया बेटा? देखो एक सवाल किसी ने पूछा है, देख लेते हैं ये भी। एवरेज 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का पी है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का औसत पी है, 4 है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि क्यू आर एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नहीं सॉरी 4 नंबर पी क्यू आर एस इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका औसत 51 है। तो 4 इवन नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उनका औसत मुझे क्या दिया है, 51 दिया हुआ है। आपसे पी और एस का प्रोडक्ट पूछ रहा है। आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर मेरे पास 4 संख्या है, पहली संख्या को आप मान लो x, 3 संख्या और आ गई सम संख्या, औसत क्या बनेगा आपका, x + 3, ये वैल्यू 51 के बराबर है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 48। ये अगर 48 हो गया तो ये संख्या किसके बराबर होगी, आप कहोगे 48, 50, 52, 54 होगी। आप करो 4 संख्याएं पी क्यू आर एस, तो पी और एस का जो प्रोडक्ट होगा ये 48 × 54 के बराबर हो गया। अब मामला है मल्टीप्लाई करने का। 48 को 50 से गुणा करेंगे 2400 आ जाता है। 50 से गुणा करने का मतलब होता है 2 से डिवाइड करके 100 से गुणा करना। 48 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 96 दूना 192 आता है। तो आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2592। आंसर होगा। कैसे किया मैंने, देखो मैं कह रहा हूं 4 संख्याएं मेरे पास पी क्यू आर एस, पहली की संख्या को आप मान लो x, ठीक है। 3 सम संख्याएं अगर क्रमागत आ गई मेरे पास तो मेरा औसत 3 से बढ़ जाएगा। पहली संख्या x है, x + 3 मेरा औसत हो जाएगा। ये लॉजिक पढ़ा है। ये वैल्यू क्वेश्चन करा है 51 के बराबर है, x की वैल्यू 48, ये 48 है तो 54 है, इसी का गुणनफल निकालना है, 48 × 54 आपका आंसर है। ठीक है, मेक सेंस? यस। और देखते हैं कौन है जिसका सवाल करना है। ओके, लेट मी सी दिस आउट। क्वेश्चन नंबर 21। करण जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि एवरेज वेट 34 प्लेयर का 55 दिया है, 2 नए प्लेयर आए और औसत 53 हो गया। देखो पहली बात समझना, 2 लोग आए, एक के बजाय 2 आ गए। 34 प्लेयर्स का औसत 55 है, 2 की एंट्री हुई, औसत मेरा 2 से कम हो गया, 53 हुआ ना, 2 से कम हो गया, 53 हो गया। 36 लोगों का औसत 53 हो गया। मैं क्या समझा रहा हूं आपको, ये जो 2 लोग आए हैं, अगर ये 2 लोगों का औसत भी 55 हो, अगर ये 2 लोगों का औसत भी 55 हो, तो क्या औसत 55 ही रहता? ये तो बात होती है। एक ग्रुप का औसत 55 है, अगर 2 लोग आ रहे हैं उनका औसत भी 55 हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिल 55 ही औसत रहेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, और 2 लोगों का औसत 55 होने का मतलब है दोनों का टोटल 110 हो। तो पहले हमने लिखा अगर ये दोनों मिला के औसत 55 लेके आए, यानी 110 लेके आए, तो औसत नहीं बदलेगा, 55 ही रहता। बट आप कहोगे सर ये बात सही नहीं है। मैं कहूंगा ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा फिर क्या हुआ है, आप कहोगे कांड हुआ है। मैं कहूंगा क्या कांड हुआ है, आप कहोगे सर औसत 2 से गिरा है। तो मैं ऐसे सोचने लगूंगा, अच्छा तो मैंने जब माना कि औसत 55 होता, 55 लेके आते, यानी दोनों 110 लेके आते, तो औसत नहीं बदलता। लेकिन अगर अब 36 लोगों का औसत 2 से कम होकर 53 हो गया है, तो इसमें से मुझे सबके जो वैल्यू इसकी है 110 नहीं हो सकती, कम होनी चाहिए ताकि डेफिसिट हो। कितना कम होनी चाहिए, 36 लोगों का 2-2 निकाल के फेंक देते हैं। तो 36 लोगों का हमने 2-2 निकाल के फेंक दिया, तो औसत 55 से 53 हो गया। तो इनकी जो वैल्यू है टोटल वो 38 ही होनी चाहिए 110 की जगह। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। क्लास खत्म हो गई है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। 25 तारीख को अच्छे से रिवाइज करना, सारी क्लासेस को करके नोट्स बना लेना। सारी बात ये गैप मैंने इसलिए दिया ताकि आप मेरे क्लास के पेज से एडजस्ट हो जाए, अच्छे से रिवीजन कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज को फिर से पढ़ेंगे और आप काफी समझदारी से अगर रिवीजन करके आओगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए आपसे मैं अभी अलविदा कहता हूँ। 25 तारीख को अगली क्लास से ध्यान रखना। ये गैप जानबूझ के दिया गया है, जो लेट आए हैं वो एडजस्ट हो जाए, जिनको कम समझ में आ रहा है वो समझ लें, ताकि हम आगे से बढ़िया से कंटिन्यू करें। तो 25 को मिलना है हमें। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।